ईरान एक सबक सिखाने वाला है अमेरिका को। IRGC के बहुत ऊंचे ओहदे के अफसरान हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई, उनसे बातचीत हुई, तो उन्होंने जो चीज़ बोली थी, हम चाहते हैं हम पे इजराइल और अमेरिका हमला करें। उनको इस बार ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो भूल नहीं पाएंगे। हम इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे इस बार। अमेरिका हैज बीन बॉक्स्ड इन टोटली, दे हैव नो वे टू गो। उनको अपने जो एयर डिफेंस सिस्टम से साउथ कोरिया से निकाल के यहाँ पे लेके आने पड़ रहे हैं। आप आगे आगे देखते जाइए, यूरोप से और यूक्रेन से भी अपने एयर डिफेंस सिस्टम खींचेंगे वापस। क्या बूट्स ऑन ग्राउंड की पॉसिबिलिटी? बूट ऑफ ग्राउंड भूल जाइए, नहीं होने वाला है, काबिलियत ही नहीं है। जो अंजाम अमेरिका का वियतनाम में हुआ था, जो अंजाम अफगानिस्तान में हुआ था, वही अंजाम यहाँ पर होगा। आप देखिए आने वाले दिनों में ये इसका दायरा और फैलेगा लड़ाई का। यूएस घुटनों पे आ जाएगा। दे विल लिटरली बेग अदर कंट्रीज कि भाई हमारा किसी तरह से सीज फायर करवा दो, किसी भी तरह से लड़ाई का अंत हो। एक चीज निश्चित है, इस लड़ाई के बाद अमेरिका इज फिनिश्ड इन द मिडिल ईस्ट, और ये शुरुआत होगी एंड ऑफ अमेरिकन हेजेमनी इन दिस वर्ल्ड। और बलोचिस्तान मूवमेंट में इसमें अभी मोसाद और इसराइल काफी हद तक शामिल हो गया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी गए इजराइल में। इसके हमें आने वाले समय में आप देखेंगे कि इसका हमें बहुत बड़ा फायदा भी है। इसकी हमें एक झलक मिली थी ऑप्शन में। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, बहुत बढ़िया सर, पिछले बार हमने आपकी जो जर्नी है उस पर बात की थी, और आज हम ईरान इसराइल के ऊपर जो वॉर हो रही है उस पर बात करने वाले हैं। आपकी एक्सपर्टीज़ जो सब जानते हैं, जैसे हमने पिछले वाले वीडियो में भी बात की थी, आप इंटरनेशनल रिलेशंस में आपके पास MA है। आपने 20 साल इंडियन आर्मी में सर्विस की है, स्पेशल फोर्सेस, स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस, 1 पैरा SF। तो 20 साल से ज़्यादा की आपकी सर्विस रही। उसके बाद आप यूक्रेन रशिया वॉर को आपने कवर किया ऑन ग्राउंड। आपने इसराइल हमास वॉर को कवर किया। आर्मीनिया अजरबैजान वॉर को आपने कवर किया ऑन ग्राउंड वहीं पे जाके। आपके ईरान इसराइल वॉर को आपने पहले जो हुई थी पिछले साल उसको आपने कवर किया, और जहाँ पे भी आपने कवर किया है दोनों साइड्स की वॉइसेस को आपने अपनी रिपोर्टिंग में आपने सामने लाया है लोगों के। और सभी थिएटर्स में कहीं पे भी, चाहे यूक्रेन रशिया हो, चाहे इसराइल हमास हो, इसराइल ईरान हो, सभी जगह आपके दोस्त भी हैं, आपके मित्र भी हैं। 100 से ज़्यादा देशों को आप ट्रैवल कर चुके हैं, और अभी आपकी एक बुक भी आ रही है। तो यू आर अ स्कॉलर वॉरियर, और इसलिए मैं आपका जो पर्सपेक्टिव है इस वॉर पे वो मैं लाना चाहता था लोगों के सामने। तो ये बताइए सर कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली, इसका जेनेसिस क्या है इस वॉर का, और ये अभी इस समय क्यों ये वॉर शुरू हो रही है दोबारा से? देखिए, ये वॉर का जेनेसिस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जब से जूइश स्टेट जो कि इजराइल है एग्जिस्टेंस में आया है 1948 में, उसके बाद से ये एक आंख का रोड़ा रहा है हर अरब ममालिक की जो उस इलाके में है, उस खित्ते में रहते हैं। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात जो प्रेजेंट वॉर में है कि ईरान, पहली बात, ईरान एक अरब मुल्क नहीं है। दूसरा, वेस्ट बैंक और गाज़ा जो फ़िलिस्तीन जिनकी एक्चुअली लड़ाई है इजराइल के साथ में, वो सुन्नी है, और ईरान शिया देश है। और शिया सुन्नी का जो झगड़ा वो जग जाहिर है, सबको पता है। इजराइल और ईरान का कोई बॉर्डर नहीं मिलता, ना वो अरब है, ना बॉर्डर मिलता है, ना वो सुन्नी है। उसके बावजूद जो सबसे बड़ा दुश्मन है इजराइल का, डिक्लेयर्ड एनिमी, वो ईरान है। ये मेरे लिए सबसे सरप्राइजिंग है। ये सबके लिए सरप्राइजिंग है कि देखिए, एक ऐसा मुल्क जिसका कोई लेना देना नहीं है, एंड इट इज़ नॉट द ओनली इस्लामिक रिपब्लिक, लेकिन उनका जो एक जो मेन उन्होंने अपना एम रखा हुआ है पूरी दुनिया के सामने, और जो इसको खुलकर बोलते हैं, वो है इजराइल का विनाश। तो जब कोई भी ऐसा मुल्क है जिसका जीने का मकसद ही आपका विनाश है, तो ये बड़ी एक नेचुरल सी बात है कि आप ये चाहेंगे कि वो स्ट्रांग ना बने, और वो इस स्थिति में ना पहुँचे कि वो आपको बर्बाद कर दे, आपको ख़त्म कर दे। तो इजराइल के लिए ये एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। टू अलाउ ईरान टू बिकम अ न्यूक्लियर पावर एंड अ बिग मिसाइल पावर इज़ अ एग्जिस्टेंशियल थ्रेट फॉर इजराइल। और ये चीज़ समझ में आती है कि जब एक मुल्क ने कसम खा रखी है कि हम इजराइल को धरती के नक्शे से मिटा देंगे, तो वो पूरी कोशिश करेगा कि ईरान उस स्टेज तक ना पहुँचे जहाँ वो इस हालत में हो कि वो आपको ख़त्म कर सके। तो ये एक जेनेसिस है। दूसरा, जब से इजराइल आया है, अरब ममालिक का जनरली ये मानना है कि ये हमारा इलाका है, ये फ़िलिस्तीन का इलाका है, और ये फ़िलिस्तीन लोगों का है। ये एक कॉलोनियल प्रोजेक्ट है। जो ये गोरे आए हैं जूइज़म के नाम से, जुडाइज़म के नाम से यूरोप से, ये उन्होंने कॉलोनी एस्टेब्लिश कर ली है पैलेस्टाइन में। ये उनका नज़रिया है।
और जिससे कि जो इज़राइल के लोग हैं वो इससे कोई भी इत्तेफाक नहीं रखते हैं, क्योंकि उनका बोलना है कि ये हमारी एंसेस्ट्रल लैंड है। आज से 3000 साल पहले भी जो दुनिया में अरब को जानता नहीं था, यहाँ तब भी जूस रहते थे और ये हमारा मुल्क है, हमारी ज़मीन है, हम इसमें वापस आए हैं। तो बहुत एक डिफरेंट परसेप्शन है। अरब्स का बिल्कुल अलग परसेप्शन है, इजराइल्स का बिल्कुल अलग परसेप्शन है, और ये डिफरिंग परसेप्शंस की लड़ाई है। इजराइल अपने आप को एग्जिस्ट रहना चाहता है, बनाए रहना चाहता है, और अरब ममालिक हैं या अब ईरान है, ये उसको धरती के नक्शे से मिटा देना चाहते हैं। तो ये एक एग्जिस्टेंस की लड़ाई है, एक आइडियोलॉजी की लड़ाई है, और एक परसेप्शन की लड़ाई है। लेकिन सर, ये जो बात हुई थी पिछले साल, जब शायद आप भी वहाँ पे थे इज़राइल में या ईरान में भी आप गए थे, और ये बात हो रही थी कि भाई हमने अब तो सारा आर्किटेक्चर जो है ईरान का न्यूक्लियर वाला, वो B-2 बॉम्बर्स उन्होंने यूज़ किए थे, वो सब ख़त्म कर दिया है और हमने 10-15 साल पीछे धकेल दिया है ईरान को। तो अब दोबारा क्यों लड़ाई हो रही है? जो 12 डेज़ वॉर हुई थी कुछ महीने पहले, जो चीज़ें आपने बोली हैं कि हमने ख़त्म कर दिया है, उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम निस्से नाबूद कर दिया है, ये बातें इजराइल ने नहीं बोली थी, ये बातें अमेरिका ने बोली थी, और अमेरिका में भी स्पेसिफिकली प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बोली थी। और जहाँ तक ट्रम्प की बातें हैं, देखिए उनका रंग बदलना और ग्रिड का रंग बदलना एक ही बराबर है। वो आज एक चीज़ बोलते हैं, कल दूसरी चीज़ बोलते हैं, और जिस तरह की टेंडेंसीज़ हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प की, कि वो हर चीज़ को एक विक्ट्री दिखाना चाहते हैं, उनकी बातों पर विश्वास करना इतना आसान नहीं है। और उनकी जो एक क्रेडिबिलिटी है, जैसे 2 बार उन्होंने ईरान पर हमला किया जब बातचीत चल रही थी, और ऐसा भी सुनने में आया है उन्होंने जो ड्रोन अटैक्स यूक्रेन ने प्रेसिडेंट पुतिन के घर पे किए थे, उस टाइम प्रेसिडेंट पुतिन प्रेसिडेंट ट्रम्प से फ़ोन पे बात कर रहे थे, और वो ड्रोन जो हमले थे वो डायरेक्टेड बाय CIA थे। तो कहीं ना कहीं जो क्रेडिबिलिटी है प्रेसिडेंट ट्रम्प की और उनके थ्रू अमेरिका की, इस वक्त बहुत ही निचले स्तर पर है। और जो उन्होंने बोला कि हमने ख़त्म कर दिया है, वही अमेरिका बोल रहा है कि जो ये फिसिबल मटेरियल था 60% एनरिच्ड यूरेनियम, हमें नहीं पता वो कहाँ है। और हकीकत ये है कि इस वक्त चाहे वो CIA हो, चाहे मोसाद हो, MI6 हो, या कोई भी एजेंसी इस दुनिया में, कोई भी वो एजेंसी हो, किसी को नहीं पता कि वो 60% एनरिच्ड यूरेनियम जो ईरान के पास है वो कहाँ छुपा हुआ है। ये सबसे बड़ी पहेली है इस लड़ाई की। दूसरा, उन्होंने बोला था हमने वो फेडोर में जो बम डाले हैं, इतने 2000 पाउंडर्स, जो कोई भी बंकर बर्स्ट कर सकते हैं, ज़मीन की मतलब नरक की गहराइयों तक जा सकते हैं। उसमें बहुत स्ट्रक्चरल डैमेज हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत नीचे तक गए हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। शक सिर्फ इस चीज़ में है, क्या वहाँ उस वक्त यूरेनियम था, क्या वहाँ उस तरफ जो ये इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहे हैं फॉर एनरिचिंग देयर यूरेनियम, क्या वे उस वक्त वहाँ मौजूद थे, उनको कोई डैमेज हुआ या नहीं हुआ, या ईरान ने उन्हें समय से पहले निकाल लिया था वहाँ से। शक सिर्फ इस बात के ऊपर है, और इसमें कितना सच है, क्या हकीकत है, ये कुछ भी कहना अपने आप में बड़ा मुश्किल है। जब आप देखते हो कि जो पिछले 1-2 हफ्ते में, 2 हफ्ते हो गए अब लगभग, तो किस तरफ जा रही है लड़ाई? क्या आपने एक्सपेक्ट किया था कि जो इतना हाहाकार मच रहा है, खासकर UAE वगैरह और जो सुन्नी नेबर्स हैं ईरान के, वहाँ पे अटैक करना, ये तो अनएक्सपेक्टेड था कहीं ना कहीं। तो ईरान ने वही कर दिया, और एक तरीके से प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, या क्या स्ट्रेटजी है ईरान की? ये देखिए, मैंने एक पॉडकास्ट में, अब मुझे नहीं, मैं बोलना नहीं चाहूँ किसका क्या था, मैंने एग्जैक्टली प्रेडिक्ट किया था। लड़ाई शुरू से 7 दिन पहले मैंने आपको डेट तक बता दी थी कि लड़ाई जो है वो 1 से 3 के बीच में शुरू होगी, और ये लड़ाई कैसे अनफोल्ड होगी ये भी मैंने इसमें प्रेडिक्ट किया था कि लड़ाई में हर गल्फ कंट्रीज़ जो हैं उन सब पर अमेरिकन बेसिस के ऊपर हमला किया जाएगा, और ये लड़ाई लंबी खिंचेगी, और ये लड़ाई 12 दिन की लड़ाई जो कुछ महीने पहले थी वैसी नहीं होगी। इसका फैलाव ज़्यादा होगा, इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, और ईरान एक सबक सिखाने वाला है अमेरिका को। अमेरिका हैरान रह जाएगा कि ईरान इस तरह का जो रिटेलिएशन कर सकता है जो अब कर रहा है। तो ये चीज़ मैंने बिल्कुल, और वो किसी बिनाद पर बोली थी। मुझे मालूम है कि ईरान में किस तरह का एक माहौल है, उनकी क्या कैपेबिलिटी है। मैं ईरान में रहा इन द सेंस कि अंदर नहीं रहा, मुझे उन्हें डिटेन करके रखा था, लेकिन मैं IRGs के बहुत जो ऊंचे ओहदे के अफसरान हैं उनसे मेरी मुलाकात हुई, उनसे बातचीत हुई। उन्होंने मुझे इंटेरोगेट भी किया एक दुश्मन की तरह, एक शकिया तौर पे, पर उसके बाद एक दोस्त की तरह बातचीत भी की, मेरी राय जानने की कोशिश की एज अ न्यूट्रल इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट कि क्या लगता है मुझे, क्या इजराइल हमला करेगा, कब हुआ था किस तरह का हमला करेगा, और क्या इंटेंसिटी होगी, और आपको क्या लगता है उसका आउटकम क्या होगा। ये चीज़ें हुई थी अक्टूबर 2023 में।
जब पहली बार ये अंदेशा था, जब इसराइल एक्सचेंज हुआ था दोनों कंट्रीज के बीच में कि लड़ाई होगी, तो उन्होंने मुझसे बहुत फ्रेंडली तौर पे बात की और मेरे विचार जानने की कोशिश की। समहाउ आई डोंट नो ये कैसे हुआ, लेकिन उन्हें मेरा पूरा बैकग्राउंड पता था कि ये फ़ौज का रिटायर्ड कर्नल है, स्पेशल फोर्सेस में था। मेरी पूरी उनको कि इसने क्या क्या इसने पढ़ाई लिखाई की है उसके बारे में सारी नॉलेज थी, कहाँ का रिपोर्टिंग की है, मैं कहाँ कहाँ मैंने फ़ौज के अंदर, हिंदुस्तानी आर्मी के अंदर, नेवी के अंदर या दूसरे ममालिक की जो डिफेंस एस्टेब्लिश में कहाँ का मैंने लेक्चर लिए हैं, मेरी क्या क्या स्पेशलाइजेशन है, उनको मेरे बारे में सब कुछ मालूम था और मेरी राय जानना चाहते थे। और शुरू में उन्होंने दुश्मनी की तरह ट्रीट किया जब इंटरोगेट किया कि उन्हें शक था कहीं मैं जासूस तो नहीं हूँ इसराइल का। हाँ, और जब उन्हें लगा कि नहीं शायद ये नहीं है, फिर उन्होंने मेरे लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। मैंने बोला वेजिटेरियन हूँ, वेजिटेरियन पिज़्ज़ा आया, जूस आया, हर चीज़ है, बैठ के। और बहुत सीनियर लेवल के, मैं नहीं जानता उनका रैंक क्या था, पर मैं उनकी उम्र, उनके जो सितारे लगे हुए थे कंधों के ऊपर, उससे अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि बहुत सीनियर IRGC ऑफिशियल्स थे जिनसे बात हुई और बहुत फ्रेंकली मेरी बातचीत हुई। और जो चीज़ें उन्होंने उसमें बोली वो चीज़ें सही साबित हुई और उससे मेरा अंदाज़ा था कि ये लड़ाई बहुत ही भयंकर होने वाली है। इसका जो क्या था सर वो स्कोप है, साइज है, बहुत ज़्यादा होने वाला। क्या बातें हुई थी जो आपको उस टाइम लगा कि हाँ ये इनकी स्ट्रेटजी है या इनका प्लान है? देखिए, उन्होंने मुझसे एक चीज़ पूछी जब हुआ, क्योंकि मैं वहाँ रिपोर्ट करने जाना चाहता था और मैं सारे जो है रूल्स रेगुलेशंस जो इसमें प्रोसेस सबको दरकिनार करके वहाँ पहुँच गया। क्योंकि उस वक्त अभी तो वीज़ा के कुछ रेस्ट्रिक्शंस हो गई हैं हिंदुस्तानियों के। जिस वक्त मैं गया था अक्टूबर 2023 में, उस वक्त हिंदुस्तानियों के लिए ईरान में घुसने के लिए किसी वीज़ा की ज़रूरत नहीं थी। अच्छा। वीज़ा फ्री था उस वक्त। तो मैंने जर्नलिस्ट वीज़ा लेने की कोशिश की। मैं उस टाइम यूरोप में था, जर्मनी में था। वहाँ के मैंने एम्बेसी से बात की, ईरान के एम्बेसी से मुझे वीज़ा दे दीजिए रिपोर्टिंग के लिए, जर्नलिज्म वीज़ा। तो वो बोले कि इसके लिए हमें तेहरान से परमिशन लेनी पड़ेगी, उसमें वक्त लगेगा, 3-4 महीने कम से कम लगेंगे। तो न्यूज़ में आप भी जानते हैं, अगर आप न्यूज़ रिपोर्ट कर रहे हैं तो 3-4 महीने क्या 3-4 घंटे भी न्यूज़ को पुराना और बिल्कुल ही यूज़लेस कर सकते हैं। तो मैंने फ़ैसला किया कि ठीक है, ये तो नहीं देंगे और इन ब्यूरोक्रेटिक हैसल्स में फंसने बजाय मैं ईरान चला जाता हूँ और वहाँ जाके मैं बातचीत करके अपना पॉइंट दे के, बिकॉज मेरे पास कुछ छुपाने के लिए नहीं है, साफ रख के। और जब मैं उनको ये बोलूँगा कि मैं आपका व्यू पॉइंट दुनिया को दिखाना चाहता हूँ जैसे मैंने इजराइल का दिखाया है, तो उन्हें लगेगा कि अच्छी बात है, हमें फ्री की पब्लिसिटी मिल रही है, हमारा व्यू पॉइंट दुनिया के सामने साफ हो रहा है, तो क्यों ना इसको हम इजाज़त दें। एक नॉर्मल सोच है, इंसानी सोच है। तो मैं इस सोच के बिना पे मैं ईरान पहुँच गया, जहाँ जब उन्होंने मेरे पासपोर्ट के अंदर इजरायली पासपोर्ट वीज़ा के स्टिकर्स देखे तो वहाँ हड़कंप मच गया पूरा और उन्होंने मुझे डिटेन कर लिया। 30-32 घंटे मैं डिटेन रहा, काफ़ी इंटरोगेशन हुई। अलग अलग इदारों के लोग आए जिन्होंने मुझसे बातचीत की, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था, कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था, कोई लिखित में स्टेटमेंट मांग रहा था, कोई ये सवाल पूछ रहा था। तो 30 घंटे तक ये सब चला, जो एक तरह से स्ट्रेसफुल भी था। देखिए, आप सोए नहीं हैं। मैं भी उस वक्त यूरोप से आया था, यूरोप से पहले दुबई और दुबई से यहाँ लगा था ट्रैवल कर रहा था। उसके बाद 30 घंटे ये खाना पीना नहीं, सोना नहीं, तो थोड़ा आदमी उसमें आ जाता है। लेकिन वो जानना चाहते थे कि इजराइल क्या करेगा। ये नहीं कि मुझे इजरायली कोई खुफिया जानकारी है, इसलिए कि मेरी जो अपनी समझ है लड़ाई की वो क्या कहती है। तो मैंने उनको बोला कि हमला आएगा, इजराइल का हमला आएगा। और ये तब अक्टूबर में वो हो चुका था, हमास वाला मैसेकर, 7 अक्टूबर, बट दैट वाज इन 2022। ये मैं उसके 1 साल बाद बात कर रहा हूँ, जब उसने वो किया 1 साल बाद उसके। तो मैंने कहा हमला आएगा, और बोले आर यू 100% श्योर? मैं ऐसे 100%, एंड नॉट बिकॉज आई न्यू सम, इट वॉज माई ओन एनालिसिस एंड इट हैपेंड। जैसे मैंने इस बार एनालिसिस किया और 100% डेट बताई, गारंटी दिया कि होगा, और इस प्रकार से वो हुआ। उस टाइम वैसे भी हुआ, मैंने कहा होगा, और हुआ। फिर उसके बाद तो मैंने कहा मैं फिर आपका रिपोर्ट करना चाहता हूँ यहाँ पे कि कैसा चल रहा है, आपने कैसी प्रिपरेशन है, एंड व्हाट डू यू थिंक। फिर मैंने सोचा मैं थोड़ी, अब भी डिटेन तो कर ही लिया है इन्होंने, अंदर से रिपोर्ट भी नहीं करने दे रहे हैं, तो कुछ पता करने की कोशिश करूँ। मैंने कहा आपको क्या लगता है, हो गया, नहीं होगा, और होगा तो क्या अंजाम होगा, आपको डर नहीं लग रहा इस चीज़ से? तो उन्होंने जो चीज़ बोली थी कि हमला होगा, हमें भी पता है और हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार बैठे हैं, और हमला हुआ, हम चाहते हैं हम पे इजराइल और अमेरिका हमला करें। उनको इस बार ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो भूल नहीं पाएंगे, और हम चाहते हैं किस तरह हमला हो, हम इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे इस बार। ये IRGC के बहुत सीनियर कमांडर के शब्द थे, हूबहू जो मैं बोल रहा हूँ आपके सामने। और जो अब चल रहा है वो कहीं सच प्रतीत होता लग रहा है। क्यों? जो अभी आयरन डोम है, जो कि मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटी है इजराइल की, जिसमें कई लेयर्स के मिसाइल्स हैं, एरो मिसाइल्स हैं, थार्ड है, पैट्रियट मिसाइल्स हैं,
कई किस्म के मिसाइल्स हैं, हर एक लेयर पे, हर एक ऑल्टीट्यूड के हिसाब से। वो उनका जो खपत है वो बहुत तेज़ी से हो रही है। और ईरान की स्ट्रैटेजी रही है, उन्होंने पहले अपना जो सबसे निचले दर्जे का असलाह है उन्होंने पहले वो निकाला है। जो लीस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड ड्रोन्स एंड मिसाइल्स हैं अब तक उन्होंने से वही फायर की हैं ज़्यादातर। और उनको न्यूट्रलाइज करने में उन्होंने अमेरिका और जो नेटो के देश जो हेल्प कर रहे हैं, और इजराइल और गल्फ कंट्रीज़, उनके ज़्यादातर जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं, उनके एयर डिफेंस सिस्टम की जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं, जिससे वो ईरान की आने वाली मिसाइल्स और ड्रोन्स को रोक सकते हैं या तबाह कर सकते हैं हिट करने से पहले, उनके स्टॉक ख़त्म होने लग गए हैं। और पूरी नेटो कंट्रीज़ अमेरिका इजराइल को मिलाकर उनकी जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है वो इतनी नहीं है कि वो इन मिसाइल्स को रिप्लेस कर सके। तो अब खतरा ये चीज़ इजराइल को समझ में आ रही है, अमेरिका को समझ में आ रही है और बाकी मुल्कों को समझ में आ रही है कि जो एक खतरा बढ़ गया है अभी, ये अब और ज़्यादा बढ़ने वाला है। और ईरान इस चीज़ को समझता है। बट ये तो वॉर गेमिंग उन्होंने पहले की होगी ना? की होगी, पर उनको ये नहीं पता था, इसका अंदेशा किसी को नहीं था कि ईरान इतना लंबा टिक पाएगा। जो अमेरिका की सोच थी, जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने हाँ बोली इस युद्ध के लिए इजराइल के कहने पर, तो उनका लगता था जैसे हमने वेनेजुएला में किया है कि हमने एक सॉवरेन मुल्क के राष्ट्रपति को इस तरह से अगवा कर लिया और फर्स्ट लेडी को बिना कुछ खून खराबे के, और उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप लाइक्स टू डिक्लेयर विक्ट्रीज। उनका एक बहुत ही अहम बोल लीजिए, उनका नेचर बोल लीजिए, ही इज़ अ शो मैन, ही लाइक्स टू शो ऑफ, लुक आई पुल्ड ऑफ दिस विक्ट्री, आई पुल्ड ऑफ दैट विक्ट्री। तो उन्हें लगा था कि ये ईरान भी लगभग उतना ही आसान होगा जितना वेनेजुएला था। और जब उन्हें इजराइलियंस ने इंटेलिजेंस दी कि हमारे पास एग्जैक्ट लोकेशन है जहाँ पर सुप्रीम लीडर खुमेनाई है और उनकी जो टॉप लीडरशिप है वो एक जगह पर उपस्थित है और उन्हें हम 1 सेकंड में ख़त्म कर सकते हैं, हमारे पास सही मौका है, तो ट्रंप को लगा था कि अगर मैं उनकी टॉप लीडरशिप को इस तरह से ख़त्म कर दूंगा एक झटके में, तो जो रेबल्स हैं, जो ईरानी रजीम के अगेंस्ट हैं, उनकी कंट्री में ईरान की प्रेजेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट हैं, वो उठ खड़े होंगे, विद्रोह हो जाएगा, रेवोल्यूशन हो जाएगा और ये गवर्नमेंट थ्रोन अवे हो जाएगी और मैं विक्ट्री डिक्लेयर कर दूंगा। देखो मैंने वेनेजुएला में राष्ट्रपति को कैसे उठा लिया और यहाँ सुप्रीम लीडर को चुटकी बजाते ख़त्म कर दिया और सब कुछ मिनटों में हुआ। लेकिन ये उनकी दूरदर्शिता नहीं थी और मेरा पूरा विश्वास है कि उनके जो एडवाइज़र्स हैं उनकी भी ये सलाह नहीं रही होगी कि ऐसा हो जाएगा। तो जब वो युद्ध में घुसे इसमें, तब उनकी पिक्चर ये थी कि 2-3 दिन चलेगा, हफ्ता 10 दिन चल जाएगा, विल डिक्लेयर अ क्विक विक्ट्री एंड विल कम आउट ऑफ इट। क्योंकि जो मेन बेस है प्रेसिडेंट ट्रंप का, जिसको हम मागा क्राउड बोलते हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा, ये एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। ये एक सोच वाले लोग हैं जो सबसे बड़ा सपोर्ट बेस है प्रेसिडेंट ट्रंप का, और वो किसी भी हालत में अमेरिका को फॉरेन वॉर्स में इन्वॉल्व होता नहीं देखना चाहते। वो नहीं चाहते कि अमेरिका जैसे वियतनाम में, अफ़गानिस्तान में, इन मुल्कों में फंस गया था, बहुत सारी अमेरिकन कैजुअल्टीज़ हुई थी, वो नहीं चाहते कि वो सिनेरियो कभी रिपीट हो। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अमेरिका हैज़ बिन बॉक्सड इन टोटली, दे हैव नो वे टू गो। ना तो वो ये जो बोलते हैं ना गले की हड्डी, ना आप निगल सकते हो ना खा सकते हो, वो हो गया है। अगर वो अब निकलते हैं तो पूरी दुनिया देख रही है कि ये हार हो गई है। और प्रेसिडेंट ट्रंप जैसी उनकी पर्सनैलिटी है, जैसा आप जानते हैं, या जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं पीट हेग्सेथ, डिफेंस नहीं बोलना चाहिए, ही इज़ नाउ सेक्रेटरी ऑफ वॉर, तो वो उनके लिए तो ये इससे बड़ी शर्म की बात ही कोई नहीं होगी। पूरी जो रेपुटेशन है, अमेरिकन रेपुटेशन, विल गो टू डॉग्स अगर ये ऐसा होता है तो। और वो लड़ाई लड़ नहीं सकते क्योंकि काबिलियत ख़त्म होती जा रही है। बट ये बहुत सरप्राइजिंग नहीं है कि हम जब बोलते थे कि भाई यूक्रेन और रशिया की युद्ध है, वो यूक्रेन रशिया का युद्ध तो नहीं है, जैसे आपने भी सही बात कही कि वो नेटो वर्सेस रशिया है, तभी वो यूक्रेन वो टिक पा रहा है अभी तक। लेकिन यहाँ तो वो भी नहीं है, यहाँ पे तो सिर्फ ईरान लड़ रहा है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो फिर ईरान के खिलाफ भी नहीं लड़ पा रहा है यूएस। जो वक्त है आजकल, अगर कोई भी ये सोचता है कि एक मुल्क अकेला लड़ाई लड़ता है तो वो उसको समझ नहीं है दुनिया की। चाहे वो पाकिस्तान अफगानिस्तान का युद्ध हो, चाहे वो आर्मीनिया अजरबैजान का हो, चाहे वो ईरान वर्सेस इजराइल प्लस यूएस का हो, चाहे यूक्रेन रशिया का हो। अगर कोई आदमी सोचता है कि एक मुल्क दूसरे मुल्क से लड़ रहा है तो उसकी समझ नहीं है दुनिया की। हर जगह तारें जुड़ी हुई हैं,
हर लड़ाई की, हर जितने ममालिक है इस दुनिया में, सबकी तारें आपस में जुड़ी हुई हैं। करंट कहीं ना कहीं से पास होता रहता है, कहीं करंट 220 वोल्ट का होता है, कहीं 5 वोल्ट का होता है, इतना ही फ़र्क है। बाकी तारें हर जगह जुड़ी हुई हैं और हर जगह से करंट इधर से जाता रहता है। अब वेनेजुएला को जैसे टेकआउट किया है अमेरिका ने, और वो ईरान को करना चाहते थे, इसके तार सिर्फ वेनेजुएला ईरान से जुड़े नहीं हुए हैं, इनके तार रशिया और चाइना से जुड़े हुए हैं। ये चाइना को भी कंट्रोल करने की टैक्टिक्स है और ये रशिया को भी आइसोलेट करने की टैक्टिक्स है। तो हर चीज़ जुड़ी हुई है और अभी ये चीज़ जग जाहिर है, खुले में आ गई है, हर किसी को पता है। इस पे अमेरिकन भी बयान दे चुके हैं और काफ़ी हद तक यूरोपियंस तो बोल ही चुके हैं। रशिया भी कुछ ना कुछ एक्सेप्ट कर चुका है दैट रशिया इज़ एक्टिवली हेल्पिंग ईरान इन टारगेट एक्विजिशन एंड टारगेट इंटेलिजेंस। यही सब कुछ होता है। अच्छा, आपको लगता है कि वो बम फोड़ दिया, मिसाइल दी, वो तो अपने आप उसकी कोई अहमियत ही नहीं है। अगर मैं अभी आपको सर पे अगर लठ मारना चाहूँ और वो मारूँ साइड में बेंच के ऊपर, तो कोई मतलब नहीं है। वो सर पे पहुँचना जो है वो मायने रखता है और उसमें ही टारगेट एक्विजिशन, टारगेट इंटेलिजेंस आती है। तो ये अभी प्रोवाइड कर रहा है। और तमाशा ये है कि साथ साथ अभी ट्रंप ने कॉल किया था प्रेसिडेंट पुतिन को बातचीत करने के लिए, किसी तरह आप सुलह करवा दीजिए। अब देखिए, सबसे हैरानी की बात है कि अमेरिका अब इधर उधर भाग रहा है सुलह करवाने। कभी ओमान के पास जाता है कि आप बातचीत करवाइए, सीज फायर कराइए। कभी वो इटली के पास जाता है कि आप बातचीत कराइए, आपके ईरान से रिश्ते अच्छे हैं। कभी पुतिन के पास जाता है। तो ये अपने आप नहीं हो रहा, ये उनको अपनी कमी नजर। अभी देखिए, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप्स आर ऑलरेडी इन अरेबियन सी एंड इन द गल्फ। थर्ड वन इज मूविंग इन, USS Ronald Reagan is moving in now. 3 aircraft carriers, they have only 12 aircraft carriers, America. That's their complete might all over the world. They have to remove their air defense systems from South Korea. उनको अपने जो एयर डिफेंस सिस्टम से साउथ कोरिया से निकाल के यहाँ पे लेके आने पड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ ये काफ़ी नहीं पड़ रहा है, उनके ऊपर मार पड़ रही है। तो वहाँ से निकाल के लेके आने पड़ रहे हैं। साउथ कोरिया बोल रहा है, भाई कल अगर नॉर्थ कोरियन अटैक करे तो हमें कौन बचाएगा? उनको तो पूरा अमेरिका को भरोसा था, और वो तो उनको क्योंकि कमी पड़ गई है। और देखिए जो है, आप आगे आगे देखते जाइए, वो यूरोप से और यूक्रेन से भी अपने एयर डिफेंस सिस्टम खींचेंगे वापस, क्योंकि मार पड़ रही है ऊपर से। और देखें, जब एयर डिफेंस करते हैं ना, आपको एक मोटी मोटी चीज़ समझाता हूँ एयर डिफेंस के बारे में। जैसे अभी आप बात कर रहे थे, लेकिन वो तो बंदूक तो है, वो तो मिसाइल तो है, मतलब सिर पर आना के लिए कुछ आपको चाहिए। वो लठ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो चीज़ लठ को गाइड कर रहे सर तक इंपॉर्टेंट है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सेंसर्स एंड योर रडार्स। ईरान ने 90% रडार्स जो हैं यूएस के पूरे मिडिल ईस्ट में तबाह कर दिए हैं ऑलरेडी। और एक बार रडार्स तबाह हो गए तो आपके एयर डिफेंस अंधे हैं। मिसाइल उड़े जरूर की, पर वो कहाँ जा रही हैं, कैसे जा रही हैं, उसका खुद बिना रडार्स के आप इनकमिंग मिसाइल्स और ड्रोन्स पे सटीक हमला नहीं कर सकते, उनको पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो एयर डिफेंस जो उन्होंने यूएस की ऑलमोस्ट अंधी कर दी है। और रडार आ रहे हैं, और कुछ रडार्स बहुत महंगे रडार्स थे। जैसे जिन्होंने एक रडार तबाह किया है कतार में या बहरीन में, उसकी कॉस्ट, एस्टिमेटेड कॉस्ट बोल रहे हैं $700 मिलियन के आसपास थी। इट वॉज द बिगेस्ट रडार US हैड इन द मिडल ईस्ट विच ईरान हैज ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड। तो एक बार रडार्स, वंस दे हैव टेकन आउट दिस रडार्स, उसके बाद ईरान की जो एयर मिसाइल्स आएंगी और ड्रोन्स आएंगे, उनको रोक पाना अमेरिका के लिए लगभग नामुमकिन हो जाएगा। और इजराइल के लिए भी बहुत भारी तबाही हो रही है इस वक्त इजराइल में भी, जो पहले लड़ाइयों में नहीं हुई है। तेल अवीव पे बहुत भारी बमबारी हो रही है, बहुत सारी बिल्डिंग्स बर्बाद कर दी गई हैं, जो हम अभी टीवी में नहीं देख पा रहे हैं, कहीं भी नहीं आ रही हैं मीडिया में, क्योंकि काफ़ी हद तक कंट्रीज़ उनको रोकने की कोशिश करती हैं अपनी जनता की मोराल के लिए। तो ये लड़ाई जिस तरह से अमेरिका ने सोची थी वैसी नहीं जा रही है, और जो चीज़ वो IRGC कमांडर से मुझे बताई थी वो सच साबित हो रही है। आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से जो रिस्पांस आया है सुन्नी नेबर्स का, ईरान के सुन्नी नेबर्स का, और वो रोक ही नहीं पा रहे हैं कुछ भी, ना अच्छे से प्रोटेस्ट कर पा रहे हैं, जो उनके देशों पे हमले हो रहे हैं। UAE में तो बेसिस पे भी हमला नहीं हुआ है, होटल वगैरह पे हमला हो रहा है, और जो अमेरिकन एसेट्स हैं, अमेरिकन कंपनीज हैं, वहाँ पे टारगेट करने की बातें हो रही है। और ये कुछ ज़्यादा कंट्रीज़, ये सारी कंट्रीज़ इतनी रिच होने के बावजूद भी बियॉन्ड अ पॉइंट कुछ ज़्यादा बोल भी नहीं रही हैं ईरान के खिलाफ। डोंट यू थिंक दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज? देखिए, इन द वर्ल्ड ऑफ जियोपॉलिटिक्स एंड इन इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत सारी चीज़ें बोली नहीं जाती, करी जाती हैं सिर्फ, और कई चीज़ें बोली जाती हैं और करी नहीं जाती। तो ये डिफ्रेंशिएट करना है, कितना बोला जा रहा है और कितना करा जा रहा है। आपको फिर लड़ाई को गहराई से समझना पड़ता है, देखना पड़ता है हो क्या रहा है। इस वक्त
जो यूएई है, यूएई और सऊदी अरेबिया 2 ही कंट्रीज़ हैं जो अपना तेल कुछ निकाल पा रहे हैं बेचने के लिए, बाकी सब फंसे हुए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ब्लॉक करने के बाद फंस गए कुछ। इन्होंने इस चीज़ की पहले से प्लानिंग कर रखी थी, उन्होंने पाइपलाइंस बिछा रखी हैं यूएई और सऊदी अरेबिया ने अपने ईस्ट कोस्ट से लेकर वेस्ट कोस्ट तक, ताकि जो तेल उनका ईस्ट कोस्ट में ईरान के नज़दीक है, जो वहाँ पैदा होता है, वहाँ से निकलता है, उसको वो पाइपलाइंस के थ्रू ट्रांसपोर्ट करके पूरा जो उनका वेस्ट कोस्ट है, जो कि रेड सी की तरफ निकलता है, वहाँ से जहाज़ों में भर सकें। अभी यूएई और सऊदी अरेबिया यही कर रहा है, जिसमें लगभग वो 50% तेल अपना उस तरह से बेच पा रहे हैं। लेकिन यू मार्क माई वर्ड्स नाउ, ये जो बेसिस हैं उनके वेस्ट में, जो रेड सी के ऊपर जहाँ से वो तेल बेच रहे हैं, उन पे बहुत जल्द बोल रहा हूँ, आप मार्क करिए, तो फिर देखिएगा कि ये प्रेडिक्शन सही निकली, हुतीज़ का यमन से या ईरानी ड्रोन्स का हमला होने वाला है। आज है 13 मार्च जी। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी मार पड़ रही है इनके ऊपर वो है प्रेशर। अब देखिए क्रूड के प्राइसेस इट्स ऑलरेडी क्रॉस 120-130। सर एलपीजी नहीं मिल रही है इंडिया में। इंडिया तो बहुत अच्छी हालत में है, क्योंकि हमें रूस से आ रहा है और कुछ और दूसरे जो कंट्रीज़ हैं वे हम वेनेजुएला से पहले लेने शुरू किया, हमने बहुत डाइवर्सिफाई कर लिया पहले से। जो जैसे यूरोप टोटली डिपेंडेंट फॉर देयर एलएनजी ऑन बहरीन एंड कतर, उनका तो पूरा वहीं से, उन्होंने तो दे हैव डिक्लेयर्ड फोर्स मेजोर एंड दे स्टॉप प्रोडक्शन टोटली। खबली मची हुई है यूरोप के अंदर, प्रेशर डाला जा रहा है अमेरिका को, ख़त्म करें इसको किसी तरह से, नहीं तो मारे जाएंगे। बिकॉज गैस प्राइसेस हैव गॉन अप सो मच, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन गैस। और ईरान को इस चीज़ का पता था। अब बहुत धमकियाँ दे रहा है अमेरिका, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से वी विल सेंड मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स, हम अपने जंगी जहाज़ भेजेंगे एस्कॉर्ट करने के लिए पेट्रोलियम टैंकर्स, हो ताकि दुनिया की जो ये कमी पड़ गई तेल की उसको किसी तरह से पटा जा सके। लेकिन वो नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको समझना ज़रूरी है कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जिसको बार बार लोग बोलते हैं, चीज़ क्या है। देखिए ये 21 मील लंबा समुंदर है, ईरान के कोने से लेके अरेबियन पेनिनसुला के बीच में सिर्फ 21 मील, जो कोई भी छोटी मोटी मिसाइल से कवर किया जा सकता है, जो कोस्ट के ऊपर लगी हुई हैं। उसके लिए आपको बड़ी मिसाइल्स, बड़े ड्रोन्स कुछ नहीं चाहिए। छोटी मोटी मिसाइल, छोटे मोटे ड्रोन्स किसी भी टैंकर को बर्बाद कर सकते हैं। अब इसमें और भी इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि इस 21 मील के अंदर जो इलाका जहाँ गहरा समुंदर है, जहाँ से बड़े जहाज निकल सकते हैं, वो सिर्फ 2 मील चौड़ा है। पता था आपको इस चीज़ का? सिर्फ 2 मील। 2 मील से तो आप ईरान को छोड़ दीजिए, अगर सबसे पिद्दी दुनिया का मुल्क है वो भी बड़ी सुपर सामने गड्ढे में घुस के रोक सकता है किसी भी टैंकर को वहाँ से निकलने में। तो उन्हें सिर्फ 2 मील का जो इलाका है उसको कवर करना है। उसमें अगर 2-3 टैंकर जो सिविलियन टैंकर्स हैं उनको भी अगर बम से उड़ा देंगे और वो वहाँ गिर जाएंगे तो पूरा ट्रैफिक रुक जाएगा। ये तो हाथी के सूंड में चींटी घुसने वाली बात हो गई। बिल्कुल। और ये चीज़ जो है ईरान जानता है, अमेरिका जानता है, और इसीलिए यूरोप घबराया हुआ है, और मतलब पूरा दुनिया घबराई हुई है एक्चुअली। मिलिटरीली आपको लगता है कि ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, यहाँ पे तो ईगो की लड़ाई हो गई ना, कि भाई हम हार मान नहीं सकते, और अगर ज़्यादा एक्सटेंड करेंगे तो इतना बुरा हाल हो जाएगा, पूरी दुनिया हम पे प्रेशर डालेगी कि इसको बंद करो। तो फिर क्या बूट्स ऑन ग्राउंड की पॉसिबिलिटी? बूट ऑफ ग्राउंड भूल जाइए आप, नहीं होने वाला है, काबिलियत ही नहीं है। क्योंकि आप ज्योग्राफी देखिए ईरान की। ईरान इज नॉट वेनेजुएला, ईरान इज नॉट इराक, ईरान इज नॉट लीबिया। ईरान इज अ ह्यूज कंट्री विद वेरी प्राउड पीपल एंड दे कैन फाइट। लोगों में था, लॉट ऑफ पीपल वर अगेंस्ट दिस करंट रेजीम, जो मुल्ला रेजीम है ये खुमैनी की। लॉट ऑफ पीपल वर अगेंस्ट दिस, दे वांट टू टॉपल इट, बट इट्स ऑल्सो नेचुरल थिंग। एक नेचुरल सी चीज़ है कि व्हेन देयर इज द कंट्री इज अटैक्ड, पीपल रैली अराउंड द फ्लैग। अपने मुल्क के लिए खड़े हो जाते हैं लोग, चाहे गवर्नमेंट को पसंद करें ना करें। तो इतने बड़े मुल्क में, और दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ईरान के बारे में जो जानना ज़रूरी है, वहाँ का जो भूगोल है वो माउंटेनियस है। प्लेन्स में लड़ना बहुत आसान है, माउंटेन्स में लड़ना एक बहुत छोटी फौज बहुत बड़ी फौज को बहुत लंबे समय तक रोक सकती है, उस पर बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान पहुंचा सकती है, जैसा अमेरिका अफगानिस्तान में भुगत चुका है एक बार। तो वो ये गलती किसी भी हाथ में नहीं करेगा, टू पुट बूट्स ऑन ग्राउंड। और 1% उन्होंने गलती कर दी तो जो अंजाम अमेरिका का वियतनाम में हुआ था, जो अंजाम अफगानिस्तान में हुआ था, वही अंजाम यहाँ पर होगा।
क्या आपको लगता है कि ऐसी बूट्स ऑन ग्राउंड की सिचुएशन आती है तो आम लोग जो हैं ईरान में, वो तभी हो सकता है, जो आप वियतनाम की बात कर रहे हो, जब आम लोग लड़ाई लड़ें, गुरिल्ला वॉर लड़ें, जो ट्रूप्स आएंगे अमेरिका के। बट यहाँ पे तो जो मेन अपोजिशन है, जो मेन पावर को होल्ड करके रखा है, वो 1.5 लाख से 2 लाख वो IRGC के ट्रूप्स हैं, राइट? इससे ज़्यादा नहीं है। तो मेन लड़ाई तो उनसे होगी ना। और कई लोग ये भी बोलते हैं, मुझे नहीं पता बट आप अच्छे से बता सकते हैं, कि इराक की तरह जहाँ पे गुरिल्ला और ये जो सबके अपने अपने आर्मीज़ हैं, ग्रुप्स के, ट्राइबल्स के, वैसा सिचुएशन, वैसा समाज नहीं है ईरान में। वो आपस में जाके लड़ेंगे नहीं, अमेरिकन ट्रूप्स आएंगे तो उनके खिलाफ। बस वो IRGC जो है, जो उनकी आर्मी है, वही लड़ेगी। ये बहुत आपका मैं बोलूँगा कि सही आकलन नहीं है। अच्छा। देखिए, ईरान एक होमोजीनियस सोसाइटी नहीं है। हिंदुस्तान जितना डाइवर्स भी नहीं, जितना हिंदुस्तान डाइवर्स उतना भी नहीं है, पर काफ़ी डाइवर्स सोसाइटी है। उसमें बहुत से ग्रुप हैं जिनके अपने ग्रीवांसेस हैं, जो लड़ते रहे रजीम से, जिनको दबाया गया है। उदाहरण के तौर पर अगर आप पूर्वी ईरान देखें, जो पाकिस्तान से लगता हुआ इलाका है, उस इलाके में बलोच रहते हैं, और उस प्रोविंस का, इलाके का नाम है सिस बलोचिस्तान, जो ईरान में पड़ता है। वो सारे सुन्नी मुस्लिम हैं और एथनिकली बलोच हैं, जिनको ईरानी गवर्नमेंट ने, जो ये मुल्ला रजीम है शिया खुमैनी की, उन्होंने उसको दबाने की कोशिश की है। उनको कुचला गया है, उनको प्रताड़ित किया गया है। तो मौका मिलते ही वो लोग उठ खड़े होंगे। इसके अलावा अगर आप पश्चिम में जाएं ईरान के, तो वहाँ कुर्द्स हैं, और कुर्द्स को भी बहुत प्रताड़ित किया गया है। दे हैव बीन लाइक प्रोसिक्यूटेड फॉर सेंचुरीज बाय ऑल दिस पीपल। सो व्हेन दे गेट एन अपॉर्चुनिटी दे विल फाइट फॉर द इंडिपेंडेंस। कुर्द्स लड़ेंगे, और वो बहुत तगड़े लड़ाके हैं। बलोच भी कम नहीं हैं, लेकिन कुर्द्स का एक इतिहास रहा है। उन्होंने इराक में, सीरिया में, टर्की में सबके नाक में दम कर रखा है उन्होंने। वो लड़ने वाले लोग हैं, और उनको अमेरिकन सपोर्ट है ऊपर से। दे आर अमेरिकन एलाइज। उसके अलावा अजरी लोग हैं बहुत सारे, जो एथनिक पर्शियंस नहीं हैं। वो इतना लड़े ना लड़ें, लेकिन वो भी जो है उनसे ज़्यादा, उनका भी कोई, दे हैव नो लव लॉस्ट फॉर दिस मुल्ला रजीम इन ईरान, सो दे विल ऑल्सो राइज अप। तो इसके अलावा और भी कुछ छोटे एथनिक ग्रुप्स हैं जो इस रजीम से खुश नहीं हैं, इनकी इस रजीम को मौका मिलते ही लड़ने के लिए तैयार है। इसके अलावा जो बहुत से जो लोग पर्शियंस हैं एथनिक, पर उनके अपने चाहे आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हैं, या उनके खिलाफ बहुत जातियाँ हुई हैं, अत्याचार हुए हैं, वो लोग जो इस रजीम को फेंक देना चाहते हैं। क्रिश्चियंस है माइनॉरिटी, देयर इज़ अ बिग क्रिश्चियन माइनॉरिटी इन ईरान, जो कि इस रजीम से बिल्कुल खुश नहीं है। मौका मिलते ही इनको उखाड़ फेंक देना चाहती हैं। तो ये बहुत सारे डिससेटिस्फाइड ग्रुप्स हैं, ethnic groups, religious groups, other minorities, or people who are ethnic Persians but are against the government for various other reasons. ये लोग हैं। अब इनके पीछे मोसाद, CIA, MI6, इन सब के एजेंट्स हैं, जो इनको आर्म करते हैं, इनको सारी इंटेलिजेंस प्रोवाइड करते हैं, कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं। यही एक कारण था, जब पिछले बार दंगे हुए ईरान में, तो पहला काम ईरानी गवर्नमेंट ने क्या किया, इंटरनेट काट दिया सबका, ताकि कम्युनिकेशन ही ना हो। और ये जो एजेंट्स थे मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसीज के, दे वर यूजिंग स्टारलिंक, स्टारलिंक टर्मिनल्स थे। तो जो ये IRGC के लोग थे, या जो मुल्ला रजीम के लोग थे, वो ढूंढ रहे थे ये किसने स्टारलिंक टर्मिनल्स को तबाह करने के, ताकि कम्युनिकेशन ना हो पाए। और अगर मुख्तलिफ जो वो ग्रुप्स हैं, इदारे हैं, अगर वो कम्युनिकेशन नहीं होगा आपस में, तो वो एक जॉइंट लड़ाई नहीं लड़ सकते, तो और मुकाबला नहीं कर सकते। इसीलिए कम्युनिकेशन ज़रूरी था, जिस पे ईरानी गवर्नमेंट ने ब्लैकआउट किया। तो ये सारी चीज़ें दोबारा तैयार हो जाएंगी। ये जो अलग अलग इंटेलिजेंस एजेंसी जिनका मैंने जिक्र किया, मोसाद, CIA, MI6 वगैरह, ये सारी वहाँ बहुत सक्रिय हैं, और ये सब एकदम से सक्रिय हो जाएंगे जब बूट्स ऑन ग्राउंड आएंगे। पर बड़ा सवाल ये है कि विल अमेरिका पुट बूट्स ऑन ग्राउंड इन ईरान? मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। ज़रूरत पड़ेगी उनको अभी भी लग रहा है, और उन्होंने काफ़ी ट्रूप्स मूव भी किए हैं। लगभग 5000 ट्रूप्स उन्होंने पिछले 2 दिन मूव कर दिए उस इलाके में। लेकिन क्या वो ईरान में बूट्स ऑन ग्राउंड उतारेंगे? जो टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक सिचुएशन है इस टाइम, जो मिलिट्री सिचुएशन है, और जो उनके एम्स हैं इस लड़ाई की रजीम चेंज, उसके लिए वो बिना बूट्स ऑन ग्राउंड चेंज नहीं हो सकती है। और जो मागा क्राउड है US का, वो ये होने नहीं देगा। मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं अमेरिका में, तो बहुत से तार बहुत जगह से जुड़े हुए हैं।
क्योंकि बूट्स ऑन ग्राउंड होते हैं तो जैसे आपने बताया कि बहुत सारी पॉपुलेशंस हैं, जैसे कुर्द्स हैं, यहाँ पे बलोच हैं, जो यूएस को सपोर्ट कर सकते हैं, तो एक फेवरेबल सिचुएशन तो उस टाइम पे होगी। लेकिन कितने बूट्स ऑन ग्राउंड होंगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5-10 हज़ार से तो काम नहीं चलेगा। जितनी खतरनाक ज्योग्राफी है, आप देखिए ज्योग्राफी, पूरे माउंटेन्स हैं सारी तरफ, और इराक की तरह नहीं है ये रीजन। ईरान इज़ वेरी डिफरेंट। बिल्कुल बिल्कुल देखिए, एंड जैसे कि आपने जिक्र किया कि IRGC 1-1.5 लाख या 6-7 लाख लोग हैं, ऐसा नहीं है। अगर बूट्स ऑन ग्राउंड होते हैं तो जो एक टैक्टिक्स है, जो प्रेजेंट खुमैनी रजीम है इसकी, वो इस लड़ाई को एक धर्म युद्ध में चेंज कर देंगे। दे विल मेक इट अ रिलीजियस वॉर, इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियंस। और ये आपको बहुत सारे इशारे मिल रहे हैं उनके स्टेटमेंट्स में, उनकी बातचीत में, कि वो ये इस्लाम के खिलाफ इस लड़ाई को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो गल्फ़ के मुल्क हैं उनकी जो पॉपुलेशन है एटलीस्ट, वो अपनी गवर्नमेंट्स को इसमें अमेरिका के फेवर में ना आने दें और ईरान को कोई नुकसान ना पहुंचाएं। साथ ही साथ जो एक डिससेटिस्फैक्शन है रजीम के साथ में, मुस्लिम लोगों में, शिया लोगों में ईरान के अंदर, वो सब एकजुट हो जाएं। और अगर वो सब एकजुट हो जाते हैं तो इट्स अ ह्यूज पॉपुलेशन। ईरान इज़ ऑलमोस्ट 88 to 90 मिलियन पीपल। तो बूट्स ऑन ग्राउंड फिर वो हज़ारों में, लाखों में नहीं होगा, इट विल बी इन मिलियंस। जो आप कह रहे हो कि मुस्लिम वर्सेस क्रिश्चियन बनाने की लड़ाई का जो पूरा सिलसिला है, नैरेटिव जो बनाने की कोशिश हो रही है ईरान में, बट ये तो सबसे ज़्यादा फेलियर इसका कारण ईरान ही बनेगा, क्योंकि वो जिस तरीके से अपने मुस्लिम नेबर्स के ऊपर अटैक कर रहा है, उनके इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक सेंटर्स पे अटैक कर रहा है, तो वहाँ की जो पॉपुलेशन है सुन्नी नेबर्स की, वो तो ऑलरेडी ये पूछ रहे हैं कि भाई हम पे क्यों अटैक कर रहे हो। तो देखिए, कौन पूछ रहा है? जो लोग हैं वहाँ पे। लोग नहीं पूछ रहे। अच्छा, सरकारें पूछ रही। हाँ, फ़र्क है। और मिडल ईस्ट में ये फ़र्क सबसे ज़्यादा है। आप हिंदुस्तान की बात करें, कुछ हद तक और किसी मुल्कों की बात करें आसपास के, मैं ये नहीं बोलूँगा 100% जनता गवर्नमेंट के पीछे होती है, उनके एक ही विचार होते हैं, पर आप मान के चलें कि ऐसे जब फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज होते हैं या जिसमें युद्ध की संभावना है, देश की सिक्योरिटी की संभावना है, लगभग 80% पॉपुलेशन एक मुल्क की अपनी सरकार के पीछे खड़ी होती है। सरकार के और 80% से अच्छी मेजॉरिटी लोगों के व्यू लगभग एक जैसे होते हैं। मिडिल ईस्ट में चीज़ बहुत बरखिलाफ है। वहाँ द गवर्नमेंट इज़ टोटली कंट्रोल्ड बाय फ्यू एलिट्स। अब उनको रॉयल फैमिलीज़ बोल लीजिए। रॉयल फैमिलीज़ तो क्या है, उनको अंग्रेज़ों ने और अमेरिकन ने रॉयल बनाया हुआ है, उससे पहले वो कुछ नहीं थे, ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा थे। अब वो रॉयल फैमिलीज़ बनी हुई हैं, सारा तेल कंट्रोल करती हैं, सारा रेवेन्यू कंट्रोल करती हैं, अरबों खरबों डॉलर्स के मालिक हैं। हर अरब ममालिक के लोग इस प्रकार से नहीं हैं। जॉर्डन का उदाहरण देता हूँ, मैं जॉर्डन में था कुछ महीने पहले, घूमने गया था। जनता वहाँ इज़राइल के इतने खिलाफ है, आम जनता, लेकिन जो उनके किंग अब्दुल्ला हैं, ही ऑलवेज टॉक्स अबाउट प्रो अमेरिका, प्रो इज़राइल, सारी पॉलिसीज़। इनफैक्ट जब इज़राइल का हमला हुआ तो जॉर्डनियन एयरफोर्स और जॉर्डनियन एयर डिफेंस ने उन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया जो उनके इलाके से होके इज़राइल पे हमला करने जा रही थी। लेकिन जनता टोटली एंटी इज़राइल है। उन्होंने अब तक जो उनके बॉर्डर पे प्लेट्स हैं, इज़राइल और जॉर्डन का बॉर्डर है जहाँ से मैंने क्रॉस किया था, घूम के मैं वहाँ जब गया, जैसे लिखा होता है कि जॉर्डन इज़राइल या बॉर्डर का नाम, कहीं भी उन्होंने इज़राइल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया हुआ था। उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ ये है कि अब भी इज़राइल को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर रखा है, लेकिन जो एक भावना है, एक मुल्क के लोगों की भावना है, उसमें इज़राइल को वो मानने को तैयार नहीं कि एक मुल्क है और उसको हम इस तरह से एक्सेप्ट नहीं करते। तो जो गवर्नमेंट में और पब्लिक में जो फ़र्क है, फासला है, वो इतना ज़्यादा है इन ममालिकों के अंदर कि हम सोच भी नहीं सकते। तो जो गवर्नमेंट बोल रही है, ये मान के ना चलें आप कि वो जनता भी वही बोल रही है। हमले हो रहे हैं और ईरान ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि आपकी टेरिटरी से अगर हमारे ऊपर हमला आएगा तो हम जवाब देंगे और हम उसके जो हमें सही लगेगा हम उस पर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हमला आपकी टेरिटरी से आ रहा है। और हर अरब ममालिक के अंदर अमेरिकन बेसिस हैं। यूएई में मतलब नहीं आया था ना, वहाँ से तो अटैक नहीं गया। क्यों नहीं? उनके वहाँ किसने बोला नहीं गया? बिल्कुल गया है। ईरान, यूएई के अंदर अमेरिका है 3 to 4 बेसिस होंगे, बट वहाँ से अटैक, भाई हर अमेरिकन बेस इस लड़ाई में मिडिल ईस्ट के अंदर एक्टिवेट हुआ है। और अगर वो एक्टिवेट होगा तो ईरान के खिलाफ। बट फिर सिविलियन एरियाज पे क्यों हमला कर रहा है? होटल क्यों उड़ा दिया? क्योंकि अब मैं नहीं जानता इसमें सच्चाई क्या है, क्योंकि ये ईरान का बयान है, तो मैं उनका बयान कोट अनकोट आपको बता सकता हूँ।
उनका बोलना है कि इन्होंने अपने बेसिस खाली कर दिए हैं, क्योंकि इनके हमने ज़्यादातर बेसिस नेस्ता नाबूद कर दिए हैं, और जो उनके पर्सनल थे ताकि कैजुअलिटीज़ ना हो, उन्होंने अपने अमेरिकन सर्विस पर्सनल को इन बेसिस से निकालकर होटलों में डाल दिया है, और अब उन होटलों को हम टारगेट कर रहे हैं। अगर वो अपने फौजियों को सिविलियन होटल्स में ठहराते हैं या सिविलियन रेजिडेंशियल ब्लॉक्स में ठहराते हैं, तो लड़ाई के जो नियम हैं एज़ पर लॉज ऑफ द वॉर, ये हमारे लेजिटिमेट टारगेट्स हैं, इसलिए उनको टारगेट कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, अब जो ये हमले हो रहे हैं, देखिए हमें लग रहा है कि उस सिविल एरियाज में हमले हो रहे हैं, कौन इन बड़े बड़े होटलों का मालिक है या इन बड़े बड़े रिफाइनरीज का मालिक है? द एलिट्स ऑफ दिस कंट्रीज। कॉमन लोगों को उनसे कोई नुकसान नहीं हो रहा है, और जो इन पे हमले हैं ये लगातार होते रहेंगे, ये चलते रहेंगे, और आप देखिए आने वाले दिनों में ये इसका दायरा और फैलेगा लड़ाई का, और यूएस घुटनों पे आ जाएगा। दे विल लिटरली बेग अदर कंट्रीज कि भाई हमारा किसी तरह से सीज फायर करवा दो। और मुझे लगता है एक और संभावना जो मुझे लगती है, और देखिएगा कि ये सच निकलती है नहीं, मुझे लगता है कि अगर इज़राइल और अमेरिकन फ़ौज जो इसमें शामिल है, वो अपना उनका अगर वेट चला, तो वो बोलेंगे भाई जब तक हम कोई किसी मुकाम पर नहीं पहुंच जाते तब तक हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। उस केस में लड़ाई बहुत लंबी खिंचेगी। लेकिन ट्रंप जानता है कि मिड टर्म इलेक्शन में उसको बहुत नुकसान हो गया, और अगर कुछ और अमेरिकन कैजुअलिटीज़ हो जाती हैं तो उसके वोट बैंक पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। और जो ये अगले साल, अभी इस साल ही जो ये मिड टर्म होने हैं, मिड टर्म इलेक्शन उसके लिए बहुत क्रिटिकल हैं। ये वो चाहेगा कि इससे पहले वो वहाँ से निकल जाए मिडिल ईस्ट से और अपनी विक्ट्री डिक्लेयर कर दे। तो जिस तरह की ट्रंप की पर्सनैलिटी है, मुझे कोई उसमें अचरज नहीं होगा अगर वो कल अपनी सारी फोर्सेस निकाल ले और बोलेगा हमने खुमैनी मार दिया, हमने सबको मार दिया, हम जीत गए, और वापस निकले भाग जाए, जिस तरह से अमेरिका अफगानिस्तान से भागा था। क्योंकि अभी तो वो यही बोल रहा है ना, कल भी स्टेटमेंट आया कि अब तो कुछ बचा ही नहीं वहाँ पे उड़ाने के लिए। तो व्हेन इट कम्स टू ट्रंप कुछ भी कहना मतलब बहुत ही मुश्किल है। दूसरा आप बात कर रहे थे ना कि हमले हो रहे हैं ये सब, इसका एक मैं आपको और एक फैक्ट बताता हूँ। जो लड़ाई, चाहे वो ट्रंप भाग जाए और बोले कि मैं जीत गया हूँ, या वो लड़ाई लड़ें जो कि बहुत लंबी चलेगी, उस केस में किसी भी तरह से लड़ाई का अंत हो, एक चीज़ निश्चित है, वो ये है कि इस लड़ाई के बाद अमेरिका इज़ फिनिश इन द मिडल ईस्ट। ये जितने भी अरब ममालिक हैं जहाँ उनके बेसिस हैं, वो अमेरिका के बेस वहाँ दोबारा नहीं बनने देंगे। वो भुगत चुके हैं, वो देख चुके हैं कि इसका परिणाम क्या है। हमारे यहाँ से एयर डिफेंसेस निकाल के उन्होंने इजराइल में भेजी हैं या अपने दस्तों की तरफ भेजी हैं, हमें नंगा छोड़ दिया उन्होंने मरने के लिए। जो जिनके लिए हम इतने से रखे हुए हैं, वहाँ से एयर डिफेंसेस हटा ली हैं, तो वो कभी दोबारा ना वहाँ की जनता, ना वहाँ की जो एलिट्स हैं, जो रूलिंग क्लास है, वो अमेरिकन बेस को दोबारा नहीं आने देंगी। और अगर अमेरिकन बेसिस जो इतने सारे हैं, मिडिल ईस्ट में 70 के आसपास अमेरिकन बेसिस हैं, अगर वहाँ वो बेसिस नहीं होते तो जो अमेरिका का वर्चस्व है मिडिल ईस्ट में, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। और ये शुरुआत होगी द एंड ऑफ अमेरिकन हेजेमनी इन दिस वर्ल्ड। नहीं, अगर इसको हम देखें, जो बेसिस हैं वो किसने अलाउ किए हैं? वहाँ पे जो रूलर्स हैं, और उनको जो चूर्ण बेचा गया था जो इकोनॉमी का, पेट्रो डॉलर इकोनॉमी का, वो यही है ना कि भाई हमारे बेसिस के थ्रू हमारा जो हेजेमनी है, वो अगर प्रेजेंस होगी तो तुम राज कर सकते हो अपनी पॉपुलेशन के ऊपर। अगर वो बेसिस चले जाएंगे तो वो तो कल पूरा अरब स्प्रिंग आ जाएगा दोबारा से, सारे जो रूलर्स हैं वो टॉपल हो जाएंगे। बिना अमेरिकन प्रेजेंस के बेसिस के तो वो सर्वाइव ही नहीं कर सकते। ये जो आप कह रहे हो, जो डिलेमा है कि ये सारे जो रूलर्स हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं इजराइल और अमेरिका को, जबकि पॉपुलेशन खिलाफ है, तो वो फिर ऐसे ही लोगों को इलेक्ट करेगी ना? नहीं, आप मिसकोट मत करें। मैं नहीं बोल रहा कि वो इस लड़ाई को सपोर्ट कर रहे हैं। जितना नुकसान अभी इनको फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, देखिए दुबई वॉज अ इंटरनेशनल एविएशन हब, सारी फ्लाइट्स बंद हुई पड़ी हैं, तेल उनका बंद हो गया, उनकी गैस के। मैं नहीं बोला कि वो सपोर्ट कर रहे हैं इसको, मैंने कभी नहीं बोला कि कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है इस लड़ाई। कोई भी, अरब ममालिक को सिर्फ नुकसान ही हो रहा है इसमें, हर तरह से फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, प्रेस्टीज का लॉस हो रहा है, उनका फ्यूचर तक का लॉस हो रहा है। उनकी जो एक दुबई एक एज अ पीसफुल हब फॉर द वर्ल्ड, एलिट्स ऑफ द वर्ल्ड, रिच ऑफ द वर्ल्ड, एक उन्होंने एक इमेज क्रिएट की थी इतनी केयरफुली ओवर ईयर्स, वो ध्वस्त हो रही है। तो कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा। मैंने कभी नहीं कहा कि एलिट सपोर्ट कर रहे हैं, मैंने सिर्फ बोला कि परसेप्शन जो है, एलिट्स की परसेप्शन में ईरान की तरफ और जनता की परसेप्शन में बहुत फ़र्क है। नंबर 2, अभी जो मैंने इस लड़ाई में मैंने बोला आपको कि ये कभी भी नहीं आने देंगे।
तो ये जो हेजेमनी, अगर मिडल ईस्ट निकल गया अमेरिका के हाथ से, उसको कोई ना कोई तो रिप्लेस करेगा, चीन और रूस। तो जो अमेरिकन हेजेमनी है, और जो आप बोल रहे हैं कि ये इनको रखा यहाँ बेसिस नहीं होंगे, देखिए जो बेसिस बने हैं ना, जो एग्रीमेंट हुआ था आई थिंक 1976, सबसे बड़ा इस खित्ते में जो सबसे बड़ा मुल्क है वो सऊदी अरेबिया है। तेल भी उसके पास में है, एरिया में सबसे बड़ा है, जो इस्लाम की सबसे पवित्र साइट्स हैं मक्का एंड मदीना, वो भी उसी के अंदर हैं। उनका कस्टोडियन माना जाता है उनकी रॉयल फैमिली को। तो सबसे पावरफुल, सबसे हर लिहाज से बड़ा मुल्क सऊदी अरेबिया है। सऊदी अरेबिया ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था 1919 तक। तुर्किश वहाँ राज करते थे इन अरबों के ऊपर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑटोमन एम्पायर तुर्की हार गया। उसके बाद पूरा ऑटोमन एम्पायर का अमेरिकन ने, ब्रिटिश ने अस्त व्यस्त कर दिया, और इनको अलग अलग उन्होंने खड़े कर दिए, जो राजघराने जिनकी हम बात करते हैं। और उसके बाद जो है जब यहाँ पे तेल की यहाँ खोज इतनी सारी ये हुआ, तो अमेरिका ने एक पैक्ट किया सऊदी अरेबिया के साथ में बेसिकली, और उसमें बाकी जो है अरब ममालिक वो भी शामिल हो गए, कि जो यहाँ से तेल निकल रहा, क्योंकि पूरी जितना तेल वहाँ से निकल रहा था, ये टेक्नोलॉजी तो अरब के पास में थी नहीं, भेड़ चराते थे वो लोग, और उनकी मानसिक क्षमता और टेक्निकल क्षमता इससे ज़्यादा नहीं थी। सारी कंपनीज जो वहाँ तेल, जिन्होंने टेक्नोलॉजी लगाई है, पैसा लगाया है और इतना तेल निकाला है ज़मीन से, वो सारी डच, इंग्लिश, फ्रेंच और अमेरिकन कंपनीज हैं। तेल निकाला, उन्होंने बोला आपको रॉयल्टी देंगे इतनी और इतना पैसा हम रखेंगे। उस वक्त अमेरिका ने एक पैक्ट किया, जो रॉयल फैमिली ने वहाँ पे और अमेरिका के बीच में एक करार हुआ। उन्होंने बोला, अमेरिका ने बोला इनको कि आप जो अपना जितना भी तेल है आप बेचेंगे, सऊदी अरेबिया और उसके साथ साथ छोटे मोटे अरब ममालिक खड़े थे, वो सिर्फ US डॉलर में बिक्री करेंगे इसको, एंड दैट्स वाई इट्स कॉल्ड अ पेट्रो डॉलर। तब से शब्द आया पेट्रो डॉलर, कि जितना भी तेल का व्यापार होगा दुनिया में सिर्फ डॉलर्स के अंदर होगा। ये एक डॉलर की हेजेमनी बनाने के लिए, एक डॉलर की पकड़ बनाने के लिए दुनिया के पूरे फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर एक बहुत बड़ा कदम था। बदले में सऊदी अरब को क्या मिलेगा? उन्होंने बदले में गारंटी दी कि हम आपकी जो रॉयल फैमिली है उसको हर किस्म के बाहरी और अंदरूनी खतरे से बचाएंगे। ये अमेरिका की जिम्मेवारी होगी कि आपके ऊपर हम कोई बाहरी खतरा आएगा तो अमेरिका आपको उससे बचाएगा। अंदरूनी, क्योंकि बहुत सारी बड़ी पॉपुलेशन है हार्डकोर वहाबीज़ की सऊदी अरेबिया के अंदर, जो इस रॉयल फैमिली को ख़त्म कर देना चाहती है, या अमीरात की रॉयल फैमिली को ख़त्म कर देना चाहती है। ये जो वहाबी हैं और ये हार्डकोर कट्टर इस्लामिस्ट हैं, उनसे भी खतरा है रॉयल फैमिलीज़ को, कि अगर उनसे खतरा है, हाँ आपको उनसे ही बचाएंगे। हर हालत में हम आपकी जो ये रॉयल फैमिलीज़ हैं, हाउस ऑफ साउद जिसको हम बोलते हैं सऊदी अरेबिया में, हम आपकी रक्षा करेंगे। इसके बदले में आपको ये शर्त माननी होगी कि आप अपना तेल डॉलर के अलावा किसी करेंसी में नहीं बेचेंगे। तो ये वो पैक्ट हुआ था। और जैसे कि आप बोल रहे हैं कि वो तो उसके बारे में बचे, लेकिन उन्हें लगा कि ये क्या प्रोटेक्शन, अभी तो ना एक्सटर्नल प्रोटेक्शन हो रहा है, इंटरनल प्रोटेक्शन हो रहा है। कहाँ गया वो करार? अब जब उनके ऊपर हमले हो रहे हैं लगातार, उनका सब कुछ तबाह किया जा रहा है, वेयर इज़ अमेरिका? ईदर दे आर नॉट प्रोटेक्टिंग देम और दे आर नॉट कैपेबल ऑफ प्रोटेक्टिंग देम। या तो बचा नहीं रहे या बचाने की मंशा नहीं है। दोनों ही लिहाज से जो करार हुआ था पेट्रो डॉलर वाला, उसका कोई अर्थ नहीं बचता। इसलिए वो दोबारा इनको अभी नहीं आने देंगे। और यही एक कारण है जो सऊदी अरब ने करार किया है पाकिस्तान के साथ कि भाई आपके ऊपर हमला हम मानेंगे और हमारे ऊपर हमला हम मानेंगे। उसका एक बड़ा कारण नहीं था कि जो ये अमेरिकन अम्ब्रेला है, सिक्योरिटी अम्ब्रेला ओवर द मिडल ईस्ट, वो जाने वाला है या वो इतना कमज़ोर हो चुका है कि वो आपको किसी बरसात से बचा नहीं सकता। तो ये जो पाकिस्तान वाला एंगल है, क्या ये ईरान वाले वॉर में काउंट किया जाएगा? क्योंकि हमले तो सऊदी अरेबिया के ऊपर हो रहे हैं, हालांकि अभी चुप हैं, बट अगर फुल ब्लॉन वॉर होती है तो क्या पाकिस्तान भी घसीटा जाएगा इसमें? आपने फ्रेज सुनी है, बेस्ट फील्ड मार्शल? सुनिए। हाँ। जब आपको एक बार ट्रम्प ने बोला बेस्ट फील्ड मार्शल, आपकी हिम्मत है उसके बाद अमेरिका के खिलाफ खड़ा होने की? नहीं। और सिर्फ हिम्मत की बात नहीं है। देखिए, पाकिस्तान एज अ कंट्री, उसे भी अपने नेशनल इंटरेस्ट देखने हैं। अगर वो अपनी सेना भेजता है या अपने इदारे भेजता है वहाँ पर सऊदी अरब में उनकी प्रोटेक्शन के लिए, पाकिस्तान के बदले में क्या मिलेगा? हर मुल्क, अब देखिए इतना बुरा हाल है, प्राइसेस गए पेट्रोलियम की हर जगह हाई। इंडिया में थोड़ा पेट्रोल में इजाफा नहीं हुआ, लेकिन LPG में हो गया है। थाईलैंड, साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप,
नेम एनी कंट्री, कोरिया को तो 15% स्टॉक एक्सचेंज कर गया इसकी वजह से। तो ये जो है इतनी जगह नुकसान हुआ है, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए हैं, आम जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पाकिस्तान में पता है कि आपको कितना प्राइसेस हाइक हुआ है? 50%। ऑलरेडी 50% प्राइस हाइक हो चुका है पेट्रोलियम का, जो कि सब पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। उन्होंने तो ऑलरेडी स्कूल वगैरह सब बंद कर तो दिए। वो तो फिर मेजर्स लेने पड़ेंगे ना आपको। तो सबसे ज़्यादा असर पाकिस्तान में पड़ रहा है भाई। आधा तेल तो अभी भी सऊदी अरब निकाल पा रहा है ना, रेड सी के थ्रू। आपका तो सबसे बड़ा एलाई है पाकिस्तान, आप वहाँ क्यों नहीं भेजे कुछ थोड़ा बहुत तेल की मदद क्यों नहीं? कोई नहीं कर रहा। तो एट द एंड ऑफ इट जो हमें समझने की ज़रूरत है, हमारे दर्शकों को समझने की ज़रूरत है कि जियो पॉलिटिक्स, फॉरेन पॉलिसी, एवरीथिंग इज़ अबाउट नेशनल इंटरेस्ट। और बहुत सबसे पहले आपका नेशनल इंटरेस्ट आता है। और मैंने ये भी सुना था सर कि 15-20% जो पाकिस्तान का तेल है वो इलीगली जो बॉर्डर ट्रेन के थ्रू आते, हाँ ईरान से आता है। 15-20% उससे ज़्यादा, और वो अभी से नहीं आ रहा है। जब से सैंक्शंस लगे हैं ईरान के ऊपर पिछले कई बरसों से, मैं बोलूँ कई दशकों से, ये एक बहुत बड़ा रैकेट है जिसका अमेरिका को भी पता है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी पता है। ये तेल जो टैंकर्स के थ्रू आता है, पूरा इलीगली स्मगल होकर आता है ईरान से पाकिस्तान में, पिछले कई दशकों से आ रहा है। क्या एक पॉसिबिलिटी बनती है कि बाल्कनाइजेशन किसी भी सिचुएशन में, मान लेते हैं बूट्स ऑन ग्राउंड भी होता है, तो क्या एक पॉसिबिलिटी है कि कुर्दिस्तान और बलूचिस्तान की रियलिटी में नेशन स्टेट्स बने सेपरेट? देखिए, क्या कोई भी ऐसा सिनेरियो है आपके? ईरान एक बहुत पुरानी सभ्यता है, इस्लाम नहीं ईरान। पर्शिया, ईरान इस्लाम से बहुत पुराना है, और जो पर्शियन आइडेंटिटी है अनफॉर्चुनेटली अनलाइक साउथ एशियन मुस्लिम्स, उनमें बहुत स्ट्रांग है। हमारे मुस्लिम से वो हिंदी आइडेंटिटी नहीं है कि हम हिंदुस्तानी, या हमारी जो नस्ल है, या हमारी, तो बोलते हैं पाकिस्तान बोलते हैं हम तो अरबों के औलाद हैं। तो अनफॉर्चुनेट है, बहुत दुख होता है देख के। हमारे भाई हैं, हमारा खून एक है, लेकिन है क्योंकि ब्रेन वॉश इतनी बुरी तरह से किया गया है। लेकिन ईरान में वो चीज़ नहीं है। हाँ, उन्होंने इस्लाम को उनके ऊपर थोपा गया है। ईरानियन अपनी मर्जी से मुसलमान नहीं बने हैं, 90% को तलवार की नोक पे बनाया गया है। तो बुने, और उनको चीज़ का एहसास है। अनलाइक साउथ एशियन मुस्लिम्स, ईरानियन मुस्लिम्स को इसका एहसास है कि हम मुसलमान कैसे बने हैं, जो बिल्कुल ही इस्लामिस्ट हैं, हार्डकोर, जिनको तीन बरस की उम्र से ही मदरसे में डाल दिया गया, ब्रेन वॉश किया गया। उनको छोड़ दीजिए आप। एक ईरानियंस आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, वेरी प्राउड पीपल। तो जो थिंकिंग है, जो ये इंटेलिजेंट है, उनको बेवकूफ़ बनाना आजकल सोशल मीडिया दौर में, जब अब हर चीज़ खामियां, पूरा इतिहास सामने आ सकता है, बहुत मुश्किल है। तो उनके लिए दे आर वेरी प्राउड ऑफ देयर पर्शियन आइडेंटिटी, नॉट सो मच ऑफ इस्लामिक आइडेंटिटी। तो वे जो लोग हैं, उनकी जो ये जज्बा है, वो उस चीज़ के लिए लड़ेंगे। इतना आसान जो है ईरान को ख़त्म कर देना, उसको छोटे छोटे मुल्कों में तकसीम कर देना, पॉसिबल नहीं हो पाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर हिस्ट्री, देयर सिविलाइजेशनल स्ट्रेंथ एंड देयर प्राइड इन बीइंग पर्शियंस। ये होना बहुत मुश्किल है। ये इलाके बहुत छोटे छोटे हैं। बलूचों का इलाका पाकिस्तान के बॉर्डर से लगता हुआ कुछ किलोमीटर तक अंदर है, कुर्दों का कुछ किलोमीटर तक अंदर है, कुछ छोटी छोटी पॉकेट्स हैं अजरीज़ का। तो मुझे नहीं लगता कि जब तक कि ये लड़ाई महीनों चल जाए, कई महीने, उससे साल चल जाए, और पूरा जोर लगा दे अमेरिका, नेटो इसमें शामिल हो जाए, बूट्स ऑन ग्राउंड आ जाए, उस स्थिति में कुछ ऐसी संभावना है। जो होता मुझे मुश्किल लग रहा है, लगभग नामुमकिन लग रहा है। और अगर ऐसा नहीं होता तो ईरान के टुकड़े नहीं होंगे। डोंट यू थिंक कि लॉन्ग टर्म में, अभी तो जो होगा वो होगा, मान लीजिए कुछ भी होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये अमेरिका, इजराइल और इंडिया के लॉन्ग टर्म के इंटरेस्ट में है कि बलूचिस्तान और कुर्दिस्तान बन जाएं? क्या ये लोग आपस में कुछ ऐसा कोऑर्डिनेट कर रहे हैं? आपके नोटिस में कुछ आया है? देखिए, एक चीज़ जो कि पब्लिक डोमेन में नहीं आई है, बहुत ज़्यादा लोगों को थोड़ा इशारा ज़रूर मिल गया है, और जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, जो इस खित्ते के लिए, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, हिंदुस्तान, वो है इज़राइल का इस एरिया में सक्रिय होना, मोसाद का इस इलाके में सक्रिय होना। मोसाद के अगर मान के चलें, जिस तरह से वो अपना खतरा बरसों पहले भाप लेते हैं, उनकी खासियत ये है, वो आज से 20 साल बाद खतरा अभी देख लेते हैं कि 20 साल बाद खतरा आने वाला है, और उसमें पाकिस्तान के जो है रडार में आएगा ही आएगा। और पाकिस्तान में मोसाद के एजेंट्स
बहुत बड़ी संख्या में होंगे ऐसा मेरा मानना है, लेकिन अब वो एक्टिवली जो है BLA जो है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और जो बाकी इदारे हैं बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जो एक्टिव हैं, पाकिस्तान से टूटना चाहते हैं, जैसे TTP हो गया जो पाकिस्तानी फ़ौज को नुकसान पहुंचा रहे हैं और पूरे उन्होंने एक तरह का टेरर का माहौल पैदा कर दिया है और जिसकी वजह से अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की लड़ाई चल रही है। इजराइल इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहता है और फ़ायदा उठाने के उसका कारण है ये नहीं कि वो पाकिस्तान से नफरत करता है, उनका अपना नेशनल इंटरेस्ट है, उनको पता है ये एक इस्लामिक मुल्क है, कभी ना कहीं जैसे इसने सऊदी अरब से पैक्ट किया है वो सिचुएशन आ सकती है आज नहीं तो 20 साल बाद जब ये हम पर हमला करेगा। तो उन्हें वो जैसे ने बोला कि वो 20 साल आगे सोचते हैं, वो उसकी तैयारी करके बैठे हैं। और बलूचिस्तान मूवमेंट ने जो एक बलूचिस्तान की लिबरेशन मूवमेंट चल रही है, पाकिस्तान से अलग होने की जो एक उनकी कवायद चल रही है, ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल के आई है। वो हमें ब्लेम करते हैं हिंदुस्तान कर रहा है, हिंदुस्तान कर रहा है। हिंदुस्तान का बहुत लिमिटेड वो है। हमारे भी यहाँ जो कुछ पिद्दे हैं जो अरे अननोन मैन कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहा। मैं नहीं बोल रहा ज़ीरो है, हमारा भी उसमें हाथ हो सकता है पर बहुत इतना नहीं है जितने पाकिस्तानी बोलते हैं, जितना हम खुद शोर मचा रहे हैं। हम शोर मचा रहे हैं, पाकिस्तानी बोलते हैं। BLA एक इंडिपेंडेंट मूवमेंट है, हाँ उनको फाइनेंशियल सपोर्ट जरूर हमारे से थोड़ा बहुत जा रहा होगा जिसको मना नहीं करता, लेकिन जो इंटेलिजेंस सपोर्ट है, जो असले का सपोर्ट है, हथियार आ रहे हैं, वो काफ़ी हद तक इंटरनेशनल एजेंसी से आ रहे हैं, जो इनके पीछे कहीं ना कहीं मोसाद हो सकती है, इवन CIA हो सकती है। चाहे वो अभी पाकिस्तानी तालिबान है जो कि पाकिस्तान के साथ जंग लड़ रही है, अफगानिस्तान तालिबान हो, TTP हो या BLA हो, और इसमें अभी मोसाद और इसराइल काफ़ी हद तक शामिल हो गया है और उन्होंने इसके बारे में धीरे धीरे बोलना शुरू कर दिया है। इससे वो एक पत्थर से दो शिकार कर रहे हैं। कैसे? एक पाकिस्तान में नज़र रखी जा रही है और इन केस ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट टुमारो दे कैन यूज दिस ब्लॉच अगेंस्ट पाकिस्तान, they can use them also against Iran, which is their biggest declared enemy. And अगर ये लड़ाई अब इस हद तक पहुंचती है कि अमेरिका एंड इजराइल decides to put boots on ground, imagine how useful Balochis will be in that. Definitely. तो ये मैं जैसे बोला, और मैं से किसी ने आपने शायद सवाल किया था कि कौन सा सबसे बड़ा वो है दुनिया का नंबर 1, ये हमारे हिंदुस्तान लोगों को पूछा नंबर 1 पे कौन सी एजेंसी है, नंबर 2 पे कौन सी है। ये ऐसे नंबरिंग करना बड़ा मुश्किल होता है और ये बेवकूफ़ी की चीज़ है। हर एक की अपनी कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं, लेकिन मोसाद 20 साल आगे सोचती है, इजराइल 20 साल आगे सोचता है, ये उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। तो जब हम इस सिचुएशन को देखते हैं और जो आपने कहा, जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन किया कि वॉर किस डायरेक्शन में जा रही है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप इंडिया का पोजीशन कैसे देखते हो कि ईरान को ये परसेप्शन जा रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये हुआ है, बट ये परसेप्शन गया है कि हमने ईरान को छोड़ दिया और इजराइल की तरफ और US की तरफ एकदम पूरे तरीके से चले गए। हाउ डू यू सी दैट? देखिए, भारत की जो पॉलिसी रही है राइट फ्रॉम इंडिपेंडेंस, चाहे वो किसी भी पार्टी की हुकूमत रही हो हिंदुस्तान के अंदर, जनरली नॉन अलाइंड रही है, एटलीस्ट इन प्रिंसिपल। कहीं ना कहीं जो भी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में बदलाव आया उसके हिसाब से हम थोड़े बहुत इधर झुके हैं, थोड़े उधर झुके हैं, हुआ है, लेकिन आमतौर पे जनरली हम नॉन अलाइंड रहे हैं, इम्पार्शियल न्यूट्रल रहे हैं। वो कितने हद तक सही रही है, पॉलिसी अलग रही है, वो एक लहजा सवाल है, उस पर कभी और बातचीत हो सकती है। इसमें जो प्राइम मिनिस्टर मोदी गए इसराइल में, लड़ाई से सिर्फ 2 दिन, उनके अगले दिन उन्होंने लड़ाई डिक्लेयर कर दी और वहाँ उन्होंने जो पार्लियामेंट उनकी नेसेट है, जो कि इज़राइल की पार्लियामेंट है, उन्होंने बोला इंडिया स्टैंड्स विद इज़राइल इन दिस मोमेंट एंड बियॉन्ड। ये बहुत महत्वपूर्ण सेंटेंस है। इसकी जो रिवर्बरेशंस हैं, जो इसकी गूंज है, वो पूरी दुनिया में सुनी गई है। ये जो इंडिया की एक बिल्कुल न्यूट्रल पॉलिसी थी टू बैलेंस पैलेस्टाइन, अरब्स एंड इज़राइल, उससे बिल्कुल हटकर था। और इसके हमें आने वाले समय में आप देखेंगे कि इसका हमें बहुत बड़ा फ़ायदा भी होगा। इसकी हमें एक झलक मिली थी ऑप सिंदूर में, जब हमारे साथ दुनिया का कोई भी मुल्क नहीं खड़ा था ओपनली, जो हमें चाहे वो इंटेलिजेंस हो, चाहे वो टारगेट एक्विजिशन हो, चाहे वो रसद हो, चाहे वो लेटेस्ट वेपनरी हो, वो सपोर्ट हमें सिर्फ और सिर्फ इजराइल से आई, ईरान से तो नहीं आई। हमारा वो भी हमारा बिरादर मुल्क है, क्यों नहीं आई वहाँ से? उस टाइम तो ईरान की कोई लड़ाई नहीं हो रही थी, जबकि उन्होंने ओपनली कुछ नहीं बोला, उन्होंने दिखा कि न्यूट्रल है, हमसे बातचीत करो, आप लड़ाई रोकें, पर उनका झुकाव कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ था। और आप एक ही चीज़ मान के चलें, कोई भी मुल्क हो, मैं शायद कुछ लोगों को चीज़ पसंद है जो मैं बोलूँगा,
अगर वो एक मुस्लिम मुल्क है, चाहे उसके लिए आप कुछ भी कर लें, चाहे यूएई हो, सऊदी हो, ईरान हो, जो हमारे बहुत बड़े बड़े मेडल दे चुके हैं मोदी साहब को, कुछ भी बोल दें, उनके कुछ ना कुछ इंटरेस्ट हैं जिसकी वजह से सब कर रहे हैं। लेकिन जब पाकिस्तान के साथ अगर हमारी कभी एग्जिस्टेंशियल वॉर हुई दोनों मुल्कों की, तो कोई मुस्लिम मुल्क आपके साथ खड़ा नहीं होगा। ये आप में से लिखवा के ले लें। उस वक्त आपको ये दिन ध्यान में आएगा कि जब इजराइल लड़ रहा था अपनी लड़ाई, चाहे ईरान के साथ अच्छे संबंध है उसके साथ और हम उसके साथ खड़े थे, तो इजराइल इस चीज़ को आपको वापस आपके साथ खड़ा हुआ मिलेगा, आपको खड़ा हुआ दिखेगा और करेगा। और जो चीज़ इजराइल कर सकता है, जो टेक्नोलॉजी, अब सुनिए, वो लेज़र बीम्स यूज़ कर रहे हैं जो दुनिया में किसी मुल्क के पास नहीं, अमेरिका के पास भी नहीं है, टू सपोर्ट देयर आयरन डोम विच इज़ नाउ काइंड ऑफ जो हिल रहा है अभी, दे आर यूजिंग दीज बीम्स, आयरन बीम, जो लेज़र वेपन डेवलप किया है ड्रोन्स को फ्राई करने के लिए। $3.25 लगते हैं एक ड्रोन को ख़त्म करने के उसमें। अब उन्होंने बड़े उस पर डिप्लॉय किया और सक्सेसफुल भी हो रही है। हमें वो देने तक को तैयार है चीज़। हमें कोई और मुल्क इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं देगा, कोई भी मुल्क नहीं देगा। चाहे आप कितने पैसे फूक लो, उनके पैर छू लो, उनको बोलो हमारा बिरादर मुल्क है, बिरादर मुल्क बोलते रहें, उनको मेडल देते रहें, कुछ भी बातें करते रहें। और हमारे क्या, मैं जो सबसे बड़ी मुझे हैरानी होती है जब मैं सुनता हूँ, अरे हमारे इनसे बहुत पुराने कल्चरल टाइज हैं। भाई हमारे ईरान से बड़े कल्चरल टाइज हैं, कतर से हैं, बहरीन से हैं, सऊदी अरेबिया से, यूएई से, टर्की, हमारे बहुत पुराने। क्या संबंध है? उन्होंने आया, हमको कूटा, हमारे यहाँ हम औरतों का रेप किया, यहाँ से लोगों को गुलाम बना के उठा के ले गए, हमारे मंदिर तोड़े चले गए, बर्बादी करे चले गए। ये हमारी कल्चरल टाइज हैं। कैसे लोग हैं ये हिंदुस्तानी? मैं भी हिंदुस्तानी मानता हूँ, पर मैं ऐसे हिंदुस्तान देख के मैं भौचक्का रह जाता हूँ। मैं मतलब आई एम स्पीचलेस। ये कैसे लोग हैं? और गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स बोलते हैं, पिछले 70 साल से हम तो बच्चे से सुन रहे हैं इनके साथ। अभी हमारे राष्ट्रपति गए हैं, प्रधानमंत्री गए हैं, वो टर्की का दौरा करके आए हैं, वो बहरीन का दौरा करके आए हैं, कुवैत का दौरा करके आए हैं। इन मुल्कों के साथ हमारे बहुत सारे पुराने सांस्कृतिक और कल्चरल रिलेशंस रहे हैं। क्या रिलेशंस रहे हैं? वो आए वहाँ से, हमें लूट खसोट के, हमारे लोगों को गुलाम बना के यहाँ से ले गए हैं, हमारे मंदिर तोड़ के गए हैं। इसको हम कल्चरल टाइज बोलते हैं। इज इट अ कल्चरल टाई इन एनी वे? क्या कल्चरल टाइज है? मुझे कोई चीज़ एक्सप्लेन कर दे कि हमारी कल्चरल टाइज रही है इनके साथ में। लेकिन ये हमें, जैसा शब्द आपने इस्तेमाल किया, मुझे एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता, पर मेरे ख्याल ये चूर्ण वाली बात कर रहे हैं, यही होता होगा। ये चूर्ण, हमें ये कौन लोग हैं, ये कौन इंटेलेक्चुअल्स हैं, कौन ये एकेडमिशियंस हैं, सो कॉल्ड प्रोफेसर्स? मतलब मुझे तो शर्म आती है, इस लोग हम प्रोफेसर बोलते हैं। क्या पढ़ाते हैं बच्चों को ये कि हमारे कल्चरल टाइज रहे इन मुल्कों के साथ में? ना कभी रहे हैं, ना कभी होंगे फ्यूचर में। तो हमारा नेशनल इंटरेस्ट जो है वो कहीं ना कहीं ठीक है, हमको ज़्यादा नहीं करना चाहिए, बट अभी ईरान के साथ नहीं बल्कि इजराइल के साथ है। देखिए, अगर हम दोनों मुल्कों को अपने पक्ष में रख सकते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, जो कि इंक्रीजिंगली मुश्किल होता जा रहा है। अभी ईरानी गवर्नमेंट ने डायरेक्टली नहीं बोला, क्योंकि हमने उनके 2-3 जहाज़ों को, समुद्री जहाज़ों को पनाह दी हुई है। नहीं तो वो बाहर निकल जाते तो अमेरिका कब का उनको डुबो चुका होता। पनाह दी है हमने, वी आर डूइंग समथिंग फॉर देम। हम ओपनली, हमने ईरान के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। हमने इजराइल को भी क्रिटिसाइज़ नहीं किया, लेकिन हमने ईरान के खिलाफ भी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। हमने खुमैनी की डेथ को ऑफिशियली कंडोन नहीं किया है। क्यों करें हम यार? हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। लड़ाई हो रही है, मर रहे हैं लोग, ठीक है, हमारा क्या लेना देना उससे? हम क्यों बोलें कि हम उसके जो ईरान के खुमैनी को मारा है हम उसकी आलोचना करें? क्यों करें आलोचना? भाई हमें क्या लेना देना है? नहीं जी, आप क्या मुसलमान रहते हैं तो हम अपने नेशनल मुसलमानों के इंटरेस्ट के लिए हम नेशनल इंटरेस्ट को कंप्रोमाइज़ कर लें? आज तक ये होता आया है। हर सरकारी, सोचिए यार, मतलब मैं अभी इसमें जाऊंगा तो खिलाफत मूवमेंट हुई थी, हमारे महान 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 गांधी जी। अब कितने महान थे ये तो मुल्क को फैसला करने दीजिए। वो पॉलिटिक्स में कैसे आए थे हिंदुस्तान में? खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करने में। हमारे बच्चों को ये तक नहीं पता खिलाफत मूवमेंट थी क्या। टर्की में सुल्तान होता था, खलीफा होता था टर्की में। यहाँ से हजारों कोस दूर एक मुल्क था जिसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। वो लड़ाई हार गए प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों ने, और जो अलाइड पावर्स थी उन्होंने उसको गद्दी से उतार दिया, खलीफा को। हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट हो रही हैं, और ये बात मैं कब की कर रहा हूँ? ये 1918-19 की बात कर रहा हूँ मैं। हिंदुस्तान के लोगों को, वो गवार जाहिल लोग जो मदरसे में पढ़े हैं, जो नक्शे भी नहीं बता सकते टर्की कहाँ पर है, वो इसमें लड़ाई लड़ रहे थे, हिंदुस्तान को जला रहे थे वो।
खिलाफत मूवमेंट, हमारे खलीफा को हटा दिया। अरे भाई हिंदुस्तानी, आपका खलीफा कौन था? हिंदुस्तान क्यों जला रहे हैं आप हिंदुओं के ऊपर क्यों लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं? हमने तो नहीं हटाया ना। तो ये जो पढ़ाया गया शुरू से खिलाफ, और वो गांधी जी, महान गांधी जी, वो उस खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे। क्यों? कि हमें मुसलमानों को साथ में लेना है। वहीं से शुरुआत हुई है कि यू कॉम्प्रोमाइज योर नेशनल इंटरेस्ट फॉर अ माइनॉरिटी। सब मुसलमान, एक कट्टर मुसलमानों की मानसिकता को संतुष्टि देने के लिए आप नेशनल इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज करो। वही मानसिकता आपको यहाँ दिखाई दे रही है कि आपने आलोचना क्यों नहीं की खमैनी के मरने पे? क्यों आलोचना करें भाई? हम एक डिस्पोट है, एक अत्याचारी शासक है जिसने अपनी जनता का नरसंहार किया है। हम क्यों उसकी आलोचना करें? हमें क्या मिलना है उससे, और हमें क्या लेना देना? दो मुल्क लड़ रहे हैं, हमें क्यों उसकी आलोचना करें? कि वो बोल रहे हैं हम 3-4% जो कट्टर मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं ना, हमारे लिए वो, अरे इतने लोग बोले, कहते हैं हम पहले ईरानी हैं। ये काले हिंदुस्तानी जिनको वो जब ये आईसिस के लड़ने गए थे सिर्फ टॉयलेट साफ कराते थे इनसे, ये बोलते हैं हम तो ईरानी हैं। ईरान में जाके देखो तुम्हें कितना ईरानी मानेंगे वो, या अरब में जा देखो कितना अरब मानते तुम्हें वो। यार मुझे शर्म आता है। ये हमारे खून है, हमारे लोग हैं जिनको तलवार की नोक पे महिलाओं से बलात्कार कर करके लोगों को गुलाम बना बना को मुसलमान बनाया गया है, और अब वो सब कुछ भूल चुके हैं। रिलीजियस कन्वर्जन, मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिए इस पे। रिलीजियस कन्वर्जन इज द बिगेस्ट फॉर्म ऑफ कॉलोनियलिज्म। इट कॉलोनाइजेज योर ब्रेन फॉर एवर। आपने एक बार आपका रिलीजियस कन्वर्जन कर दिया, आपको एक बार मुसलमान या क्रिश्चियन बना दिया, आपको हमेशा हमेशा के लिए आपके पुरखों से, आपकी सभ्यता से, आपकी ज़मीन से दूर कर दिया। एंड इट्स अ कॉलोनिज्म फॉर एवर। आप अपने बच्चों को सिखाओगे, नफरत करना सिखाओगे अपने मुल्क से, अपने लोगों से, अपनी सभ्यता से। मैंने फौज में देखा है क्रिश्चियन ऑफिसर प्रसाद नहीं लेते मंदिर के अंदर। नहीं, वही लोग जिनके पुरखे 2-3 जन्म पहले हिंदू थे, शायद कुछ पैसों के लोभ में या डंडा मार के उनको क्रिश्चियन मुसलमान बनाया गया है, अपने लोगों से नफरत करते हैं अभी। रिलीजियस कन्वर्जन इज अ परमानेंट कॉलोनिज्म। ये चीज़ हमें समझनी है। फौज में भी ऐसे ऑफिसर्स हैं? क्यों नहीं है? देखिए, ये अब्राहमिक रिलीजन्स एक बहुत, इनकी ये हिंदुज़म की तरह लिबरल नहीं है। हिंदुज़म में आप कुछ भी करें, मैं बोलूँ आज मैं भगवान को गाली दूँ, मैं फिर भी हिंदू हूँ। मैं हमारे जो देवी देवता उनको गाली देकर भी हिंदू रह सकता हूँ, कोई आके मुझे लड़ेगा भी नहीं। और इनके में क्या है कि आप किताब फॉलो करनी है, एक रेगुलर। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। इनमें कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग है, वो कम्युनिटी इन्फोर्स करती है, धर्म स्ट्रांग नहीं है। मैं कश्मीर में बहुत इलाकों में रहा हूँ अपने काम की वजह से। विद द मुस्लिम नेम आई वाज स्टेइंग, मैं उनके घरों में रहता था, वहीं खाता था, उनकी शादी में जाता था। मैं उनकी अंदर की मानसिकता जानता हूँ। बाहर कुछ और बोलते हैं, जब इकट्ठे बैठते हैं अलग बात करते हैं, बिल्कुल बरखिलाफ बात होती है। रोज़े चल रहे हैं, बंदे में सामने अंदर खाया है, बाहर आके बोलेगा, उससे कोई किसी पूछा, अरे यार बहुत भूख है, दिल करा खाने का। अरे इस्तगफुरुल्लाह, क्या बात करते हो, रोज़े में ऐसी बात करते हो खाने की? और वो खुद अंदर खाकर आया है। तो ये एक ऐसा मज़हब है, सबकी बात नहीं कर रहा, जिसमें दिखने के लिए आपको सोशल पब्लिक अप्रूवल चाहिए, नहीं तो बोलेंगे आप कैसे मुसलमान हैं, जनता आपके खिलाफ हो जाएगी। आप बोलेंगे आप गंदे इंसान हैं, आप अच्छे मुसलमान नहीं हैं। वो अप्रूवल लेने के लिए आपको झूठ बोलनी पड़ती है। अंदर मेरे साथ बैठ के शराब का पैक लगा के आया है और बाहर आके बोलेगा आप शराब पीते हो, इस्तगफुरुल्लाह, क्या बात करते हो, शराब हमारे मज़हब में तो उसकी इजाज़त ही नहीं है, और अंदर पी के आया 1 मिनट पहले। तो प्राइवेट जो बिहेवियर है और पब्लिक बिहेवियर अलग है एकदम। ये एक ऐसा मज़हब है, कोई मैं उसकी इंसल्ट नहीं कर रहा, लेकिन जो चीज़ देखी हो बता रहा हूँ। इसमें कम्युनिटी इंपोज करती है आपका रिलीजन अपने ऊपर। ये आपको हिंदूज़ में या लिबरल कम्युनिटी में कहीं मिलेगा। आपकी मर्जी, आप पूजा करते नहीं करते, फास्ट करते नहीं करते, क्या खाते क्या पीते हो, कोई आपको आके पड़ोसी आपसे नहीं लड़ेगा इस चीज़ के लिए। आप खाना खा के देखिए बाहर, अगर आप एक मुस्लिम बहुल इलाके में रह रहे हैं, रोज़े में कुछ खा के दिखा दीजिए, आपके जो लोग जानते तक नहीं आपको आके मार पिटाई शुरू कर देंगे, आपके साथ में गाली गलौज शुरू कर देंगे, जिसको आपको जानते तक नहीं, इम्पोज करते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो मेरे ख्याल और किसी मज़हब में एग्जिस्ट नहीं करती। और ये मतलब मुझे कभी समझ में नहीं आता, जो ये लोग कहते हैं, जो सेकुलर मानते हैं अपने आप को, जो लिबरल इंटेलिजेंसिया है, वो ये कहता है कि भाई हमको ये कंडेम करना चाहिए खोमेनी का, क्योंकि यहाँ पे मुसलमान रहते हैं। मतलब ये कह रहे हो आप कि ये जो मुसलमान रहते हैं, इनका जो एलिजेंस है वो किसी बाहरी शक्ति से है। तो आप बेसिकली ये जो लिबरल्स है यही कह रहे हैं कि ये मुस्लिम जो है ये एंटी नेशनल है। यही तो इम्प्लीकेशन हुआ। देखिए, जितनी बड़ी बड़ी रैलीज हुई हैं, चाहे वो कश्मीर के अंदर हो, चाहे वो लेह के अंदर हो, कारगिल के अंदर हो, जहाँ ज़्यादातर लोग शिया हैं,
लखनऊ के अंदर जहाँ अगेन लोग शिया हैं, या और मुख्तलिफ हिस्सों में हिंदुस्तान के जो रैलीज़ हुई हैं, ऐसी रैलीज पहलगाम में जहाँ इतने लोगों मारा गया था हुई उसके बाद में। तो जो लोग जिनके लिए मजहबी सब कुछ है, कल अगर हमारा ईरान से युद्ध होता है, पाकिस्तान से युद्ध है, आपको लगता है ये लोग हमें सपोर्ट करेंगे, हिंदुस्तान के लिए खड़े होंगे ये लोग, या मुस्लिम ममालिकों के लिए खड़े होंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। इस पे हमारी गवर्नमेंट कभी बात नहीं करेगी, चाहे वो मोदी जी गवर्नमेंट हो, बीजेपी की हो, हिंदुत्व कितने नारे लगा लें, क्योंकि हम लोग बातें बहुत ज़्यादा करते हैं, हमारे पॉलिटिशियंस खासकर। उनको मुल्क बाद में आता है, वोट पहले आते हैं। कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी ने इतना नुकसान पहुंचाया है, खासकर हमारे सिविलाइजेशन को, कि वोटों के लिए आप मुल्क कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और जब तक डेमोक्रेसी वो रहेगा। लेकिन सर आप ये देखो ना, मतलब वोट भी इनके खिलाफ बोलने पे ही तो मिल रहे हैं, फिर पावर में आने के बाद फिर बदल क्यों जा रहे हैं? ये तो मतलब सबसे विचित्र चीज़ है। आप भूल गए, एक मैंने आपके साथ पॉडकास्ट किया था पहले, नेहरू सिंड्रोम। प्रधानमंत्री तो मैं बन गया, अब मुझे विश्व गुरु बनना है, विश्व का नेता बन रहा है, मुझे दुनिया का एक ऐसा नेता बनना है जो बोले जिसने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। हिंदुस्तान की सिक्योरिटी जेओपर्टाइज होती रही, मैं बाढ़ नहीं लगा पाया, 11 साल के बाद भी बांग्लादेश बॉर्डर पे घुसपैठे आते रहे, हर इलेक्शन में घुसपैठे की बातें करता रहा, लेकिन मैं 11 साल में बाढ़ नहीं लगा पाया क्योंकि वहाँ की लोकल गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही थी। लेकिन मैं इतना महान प्रधानमंत्री था, मैंने कभी आर्टिकल 356 का इस्तेमाल नहीं किया, कोई गवर्नमेंट बर्खास्त नहीं की। मेरा नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। जब ये चीज़ आ जाएगी तो देश का नुकसान ही होगा। काफ़ी अनफॉर्चुनेट है सर, बट आई थिंक हमने काफ़ी डिटेल में ये टॉपिक को डिस्कस कर लिया है, एंड थैंक यू सो मच अगेन फॉर गिविंग सो मच टाइम। और अभी आप जा रहे हैं जी, विश यू ऑल द बेस्ट, एंड हम फिर मिलेंगे जल्दी। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद।